ये तो बहुत बढ़िया लेवल पे तो हो जाएगा। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन सीमा जी, आपने अचीव कर लिया। नितिन पटोले जी ने 7 पॉलिसी हुआ है, 5 लाख का प्रीमियम, मतलब ऑलमोस्ट रिटर्न हो गया है। लेकिन 11 पॉलिसी का है ना, वेस्टर्न जोन का, ट्रॉफी का। तो हो जाएगा। सर कहाँ हो जाएगा, एक तो पहले से वैकेशन चालू है, अभी बच्चों लोग का स्कूल शुरू होने वाला है। कैसे काम होगा पता नहीं चल रहा है, अभी बिजनेस हो नहीं रहा है। बहुत सारा दिक्कत है ना अपने पीछे। अभी मेरा मॉर्निंग में ही सेशन था। एक एक्सपर्ट विद एमडीटी फोरम सेशन रहता है, वो इन द मॉर्निंग रहता है। आज फायरिंग सेशन था मेरा, फायरिंग। अशोक चौहान जी का 5 पॉलिसी हो गया, यस वन। नितिन पटोले जी का हो गया, ओके। और बस इतना ही है। मैं नाम ढूंढ रहा हूँ कब से, और आप वन प्लस लेके बैठे हो यार, नया फोन लिया लगता है। जिन्हें इनविटेशन लेके आया हूँ और जिन्हें मैंने बुलाया हुआ है, वो खास दोस्त है मेरे। दोस्ती हमारी पुरानी आ रही है। जयपुर जब भी जाता हूँ तो खाना खा के आ जाता हूँ। लेकिन जहां पे रुकता हूँ वहां पे एक दिन मेरे साथ ये रुकने के लिए आ जाते हैं, अपना घर छोड़ के। लेकिन एक चीज है, इनका जो टेक्निक है, या मेरा जो टेक्निक है इनके साथ बात करने का, जो ट्यूनिंग है, ये बड़े भाई और छोटे भाई के जैसा है। ये मेरे बड़े भाई और मैं इनका छोटा भाई। इतने 12-15 साल हो गए इनके साथ, जो रिलेशन है वो एक अलग लेवल का है। लेकिन एक है कि कुछ भी करने से पहले ये डिसाइड करते कि यार विजय करूँ क्या नहीं करूँ। क्या करने का है, अपने को टारगेट करना है, कंप्लीट करना है। जैसे मैंने कल बताया था कि इनको सोए हुए थे दोपहर को, तो उनको उठा के 7 दिन में एमडीटी कंप्लीट करने के लिए दौड़ाया था मैंने। करना ही है तो करना ही है। और इनकी एक अलग स्टाइल है प्रेजेंटेशन की, इनकी एक अलग पहचान है। ये सर्विसिंग रिलेटेड काम करते हैं, और इतना पावरफुल सर्विस रिलेटेड काम करते हैं, उसके भी बहुत सारे किस्से हैं इनके। एक बंदे का प्रीमियम एवरेजली कैश लेके आया है, बंदे का दो दो या तीन कुछ 4-5 लाख रुपए कैश लेके आया था रिन्यूअल प्रीमियम पे करने के लिए। उसको 2 साल सर्विस दी उन्होंने। उसके बाद उस बंदे ने उनको पॉलिसी दी। वो कैसे दी, क्या दी, उसका रीजन। हम कहते हैं सर पॉलिसी मिलती नहीं इनको, पॉलिसी बेट जिस भी घर में जाएंगे ये पॉलिसी लेके आएंगे। इनका रिलेशन उस लेवल पे है। ये पिछले 35 साल से ज्यादा इनका हुआ एलआईसी में काम करते हुए आज तक। और आज तक जो इनका रिलेशन है कस्टमर के साथ, बहुत अफलातून है। जो मिलते हैं लोगों से, इनकी एक अलग पहचान के साथ मिलते हैं, मुलाकात होती है इनकी। सोचने का तरीका इनका थोड़ा डिफरेंट है। ये कस्टमर के हिसाब से ज्यादा सोचते हैं, और अपने जेब के हिसाब से, क्योंकि भलाई इतना करते रहते हैं, सोचो मत। प्रेजेंटेशन देने का तरीका इनका अलग है, कुछ नया वर्जन है। इसी के लिए कहा जाता है ना कि एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट बेस्ट इन द फ्यूचर। सो पुराना अगर कितना भी बंदा हो, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक रहता है। मुझे तो 20-22 साल हो गए, लेकिन जितनी मेरी उम्र है उतना इनका एक्सपीरियंस है। सो मिलना चाहेंगे सब लोग, आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? क्योंकि इनका तरीका, मिलने का, बात करने का ढंग, इनका सब चीज आज आपके साथ शेयर करेंगे। आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? अपने लहज में बात करेंगे, आइए। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जयपुर से है, अशोक यादव सर, एमडीआरटी एजेंट्स हैं। 5,000 प्लस क्लाइंट्स को सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं। इनकी खुद की गाड़ी है, खुद का विला लिया हुआ है उन्होंने। बीघा जमीन है। घर की पुरानी पुश्ती जमीन भी अलग से है। बेटी उनकी इंजीनियर हुई है एलआईसी के बदौलत, बेटा भी इंजीनियर, कुछ इंजीनियर है, आई डोंट नो, मुझे भी पता नहीं है उतना। लेकिन भावनगर में कुछ ये एजुकेशन कर रहा है पिछले 2-3 साल से। क्योंकि मैं अभी 4 साल हो गया मैं गया नहीं हूँ जयपुर, क्योंकि मेरा फैमिली रिलेशन प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाया कहीं भी। अभी जाने वाला अगस्त में। तो ये शख्सियत थोड़ी अलग है। सो वेलकम अशोक भाई। आपको मैं कोस कर दिया है। अनम्यूट फॉर योर सेल्फ। थैंक यू विजय भाई। थैंक यू सर। और कैसे हैं? बस आपका आशीर्वाद, आप बताइए।
चलो, सभी अपनी भाइयों को ऑडियंस नमस्कार। अपनी ऑडियंस जो है फ्लाई टू एमडीआरटी प्रोजेक्ट्स में है। एमडीआरटी इनका फ्लाई टू एमडीआरटी का एक प्रोजेक्ट रहता है, और ये पेड वर्जन सेशंस है। ये एक्स्ट्रा बोनस सेशंस हम इनको प्रोवाइड करेंगे जो एमडीआरटी सीओटी टीओजीज है। तो पहला सेशन ओके। मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा कोई प्रोजेक्ट की जब शुरुआत करता हूँ अलग से, तो मैं आपसे या करता हूँ, आपको भी पता है। या बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, भाई। सो आपके हाथ में यस यस। पोडियम है, यू कैन गो हेड अपने हिसाब से। थैंक यू। चलो भाई, मैं अशोक यादव, जयपुर राजस्थान से हूँ। और थोड़ा सा मैं 2 मिनट में मैं मेरे बारे में आपको एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा। अभी विजय भाई, लगभग कितने मेंबर हैं अभी अपने यहाँ पर? सर हेलो। 74 है राइट नाउ। ज्वाइन हो रहे हैं? ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा। डोंट वरी। चलो, तो अभी अपन कंटिन्यू रखें या वेट करना है दो यस चार यस मिनट यस 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 यस, गो हेड गो हेड। गुड, ओके। मैं 2 मिनट में मेरा एक मैं शॉर्ट परिचय देना चाहूंगा सभी भाइयों को। अ, मेरा नाम अशोक यादव है और जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन भी सारी की सारी जयपुर से है, कुछ और कुछ कोटा से है, राजस्थान में ही जिसको एजुकेशन हब कहते हैं वहां से है। मैंने एजुकेशन में एमएससी एमएड किया है, और इसी बिजनेस के बदौलत मैंने चार चार गवर्नमेंट जॉब फोरगो किए हैं। फर्स्ट जॉब मेरा 91 में था, सब इंस्पेक्टर। सेकंड जॉब मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, थर्ड ग्रेड टीचर में, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में। थर्ड सॉरी सेकंड जॉब थर्ड ग्रेड टीचर में, थर्ड जॉब सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, और लास्ट फोर्थ जॉब था वो आरपीएससी से मैं लेक्चरर सेलेक्ट हुआ था 98 में। ये चारों जॉब मैंने फोरगो किए ड्यू टू दिस बिजनेस। अराउंड आज की तारीख में मेरी एजेंसी को चलते हुए 35 साल हो गए। मेरी और मेरी वाइफ की एजेंसी दोनों पैरेलल चल रही हैं। हमारे जो डेवलपमेंट अफसर हैं एच एस शेखावत जी हैं, जो अभी जुलाई में रिटायर हुए हैं। अब दोनों एजेंसियां हमारी डायरेक्ट हैं, और वाइफ की एजेंसी भी करीब करीब 20 साल से रन कर रही है, और मेरी एजेंसी को रन करते हुए 35 साल हो गए हैं। 2005 से कंटिन्यूएशन में एमडीआरटी हो रही है। एजुकेशन इस बिजनेस के अंदर देखो, अगर देखा जाए ना, तो किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बिजनेस में अगर अपन देखते हैं ना, तो सीधी सी कैलकुलेशन ये मान के चलिए कि अपने को मीटिंग करनी है, मीटिंग करनी है, मीटिंग करनी है। मीटिंग के अलावा अपने इस बिजनेस का और कोई शॉर्टकट है ही नहीं। न अपन कुछ कर सकते हैं और न इसका कोई इलाज है। अपन ये घर पे बैठे बैठे ये सोचें कि भाई मेरे पास में कस्टमर आएगा, मैं पॉलिसी बेच सकता हूँ, या वो आएगा ले लेगा, ये वो, ये सिर्फ और सिर्फ अपन अपने आप को धोखा देते हैं। अपने को अपना काम करने के लिए या अपने को आगे बढ़ने के लिए मार्केट में मोमेंट करना ही पड़ेगा। अभी आप सब लोगों से तो खैर मेरा परिचय नहीं है, लेकिन मैं एक जनरली छोटी सी चीज आप सभी लोगों को, मैं एक जो डेली रूटीन होता है या जो रोज की अपनी दिनचर्या है, उस दिनचर्या के बारे में अगर मैं बात करूं। हेलो विजय भाई, मेरी आवाज क्लियर है? हेलो विजय भाई सर आवाज क्लियर को, है, गो हेड गो हेड। आवाज क्लियर है मेरी? सब कुछ क्लियर आ यस रहा यस है? यस यस यस, चलो नो चलो। डिस्टरबेंस, गो हेड। चलो, थैंक यू भाई। तो अगर अपन ने इस दिनचर्या को देखते हैं, तो जनरली एक थोड़ा सा का अपन लेवल अचीव कर लेते हैं, तो उस लेवल अचीव करने के बाद में अपन कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और ये कंफर्ट जोन ही अपन लोगों के लिए दुखदाई हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अपने पास में जो रिन्यूअल कमीशन आता है ना, वो आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को अगर आप देखेंगे ना, तो होता क्या है, उसको रिन्यूअल कमीशन नहीं के बराबर मिलता है, या बहुत कम समय के लिए मिलता है। तो वो रोज कुआ खोता है, रोज पानी पीता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड होती है। या अपन सोचते हैं यार ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले बिजनेस लाते कहाँ से हैं। वहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि रिन्यूअल कमीशन या तो कम है, या बहुत मतलब जब जैसे अपने एलआईसी में होल टर्म के लिए है। देखो, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को, लेकिन मैं जैसे अब आपसे बातें कर रहा हूँ ना, वैसे मैंने जो बातें सुनी है वो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पूरी टर्म के लिए वहां पर कमीशन होता है। सॉरी। तो इसलिए अपन सब लोग कंफर्ट जोन में क्यों आ जाते हैं कि अपने पास में रिन्यूअल कमीशन अपना को एक बैकबोन है, और जिसके कारण से लगता है कि यार नहीं भी कुछ किया तो अपना काम चल ही रहा है ना, क्यों परेशान हो अपन। सबसे बड़ी जो अपने साथ में प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है। अगर किसी भी भाई को आगे बढ़ना है और ये सोचना है ना कि एमडीआरटी अपने बिजनेस में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आप अगर एमडीआरटी का मतलब देखोगे ना, तो आप अगर हकीकत में देखो तो आप दाल रोटी नहीं खा सकते एमडीआरटी के इनकम के अंदर। आप हर एक आदमी अपने गिरेबान में जाके देखो, जो भी कमा रहा है वो क्या हकीकत के अंदर है, वो सब जो इच्छा है उसकी वो पूरी कर पा रहा है एमडीआरटी नहीं करने के बाद में भी, और एमडीआरटी करने के बाद में भी वो सब चीजें नहीं हो पाए। सबसे बड़ी चीज ये है। इसलिए देखो, जो इस बिजनेस की जो ब्यूटी है ना, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप रेगुलर मीटिंग रखो। आप आप देखो, सुबह उठते कितने बजे हो, उसके बाद में घर से नहा धो के तैयार होके कितने बजे निकलते हो, फिर दोपहर में आप वापस आके कितना रेस्ट करते हो, शाम को घर पे कितने बजे आते हो, फिर रात में कितने बजे निकलते हो, आपका क्या शेड्यूल रहता है। आप खुद अपने आप को चेक करो। जब तक अपन बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब तक अपने पास में कोई भी नहीं है। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको मेरी दिनचर्या के बारे में अगर आपसे मैं शेयर करूं, तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने आप को परफेक्ट मानता हूँ या ये मेरी दिनचर्या बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपसे एक शेयर कर रहा हूँ कि मैं सुबह सही फिक्स 4:30 से 4:45 के बीच में उठ जाता हूँ। उठ के फ्रेश होके नहा के मैं योगा चला जाता हूँ। 5:05 पे मैं योगा की क्लास में ज्वाइन कर लेता हूँ सुबह। 5:05 से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे की मेरी योगा की क्लासें फिक्स हैं डेली की, पिछले 4 साल से जब से मैंने ये ज्वाइन किया है। मेरे को हेल्थ के बारे में मेरे को पता पड़ा है कि अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप सब कुछ है आपके पास में। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है और आपके पास में खूब पैसा है या और सब चीजें हैं, लग्जरी है, तो वो कोई काम की नहीं है आपकी। तो पिछले 4 साल से कंटिन्यूएशन में मेरा ये रूटीन है कि मैं 5:05 पे, 5:10 पे, लेटेस्ट बाई 5:15 तक मैं योगा सेंटर पे पहुंच जाता हूँ। और 7 बजे तक पहला बैच ही ऐसा हमारा बैच है जो 2 घंटे का बैच है, बाकी के सारे बैच हैं वो 1-1 घंटे के होते हैं। तो मैं सुबह से ही फिक्स 5:05 पे, 5:10 पे पहुंच जाता हूँ और 7 बजे तक योगा करता हूँ। वहां से वापस आता हूँ 7:10, 7:15 के बीच में वापस घर आ जाता हूँ। आके दोबारा से नहाता हूँ, नहा के और नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद में रात में, जैसे अभी आज होता क्या है, आप पर हम लोग करते क्या है कि किसी के पास में अगले दिन की कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं कल मेरे को क्या करना है और किन लोगों से मिलना है, मैं रात में सोने से पहले वो मेरी लिस्ट बना के सोता हूँ कि भाई मेरे को सुबह इन 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 लोगों से मिलना है। मान के चलिए मैंने 5 आदमी की लिस्ट बनाई, और 5 आदमी की लिस्ट बनाने के बाद में मैं उनको मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे कि भाई कल मैं आपके साथ बैठ के चाय पीऊंगा, इतने बजे कंफर्ट रहेगा या नहीं रहेगा। अब आप ये कहोगे कि सर कस्टमर देखने के बाद में भी कोई जवाब नहीं देता। मेरे को पता है मेरे पास भी आधे से ज्यादा कस्टमर के, मतलब जैसे मैं 5 मैसेज मैंने फिक्स कर रखा है कि मेरे को 5 मीटिंग डेली की करनी है, तो उनमें से एक का मुश्किल से जवाब आता है, बाकी 4 का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन मैं करता क्या हूँ, जैसे कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स अपने, तो उनका पता है कि कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या है इसकी जो दिनचर्या है या जो उसका रूटीन है आपको पता है। ये दुकान पे मिलेगा या फार्म हाउस पे मिलेगा या घर पे मिलेगा या कहाँ पे मिलेगा। तो मैं उस हिसाब से उसका टाइम सेट करके उसको टाइम का मैसेज करता हूँ और मैं उसके पास में चला जाता हूँ, जवाब नहीं आता है तो भी। और मैं क्या करता हूँ, घर पे बच्चे होते हैं, उनकी मैम होती है, तो मैं उनसे बैठा और मैंने कहा भाई को मैंने मैसेज किया था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा घर पर ही होंगे इसलिए मैं आ गया मिलने के लिए। बैठता हूँ, डिस्कस होती है, तो मेरे बिना ही उनकी वाइफ या उनके बच्चे फोन कर देते हैं, पापा अंकल ने आपको मैसेज किया था, आपने जवाब ही नहीं दिया, अंकल आए हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 50 से 80% तक अगला बंदा घर पे आ जाता है। घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हम सब के सब बैठ के डिस्कस करते हैं, बातें चीतें होती हैं और हमारा सब कुछ
डिस्कशन के बाद में मैं कभी उनको ये नहीं कहता कि आप पॉलिसी लीजिए। मैंने सोचा, इधर से निकला था, कई दिन हो गए, चाय पीने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं आ गया आपके पास में। आप पर हम लोग बाग जनरली जो गलती करते हैं ना, जाते ही अपन स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई आप पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, ये सर ये प्लान चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, विजय भाई इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने मेरे क्लाइंट को आज तक कभी ये नहीं कहा कि आप पॉलिसी ले लो। जाता हूं, मेरे को पता है कि अपना बिजनेस इस तरीके का है कि एक या दो मीटिंग में कभी क्लोजिंग नहीं होती है। और अपनी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अपन आज आ गए तो आज की आज ही मेरी पॉलिसी क्लोज हो जानी चाहिए। जिसका नतीजा ये होता है कि न अपने को पॉलिसी मिलती है और न फ्यूचर के लिए उस आदमी की, उसके दिमाग में ये रहती है कि यार आया है, आते ही अपने को ये कहेगा कि यार पॉलिसी करवाओ, ये कराओ, वो कराओ। आप उसके साथ में रिलेशन डेवलप करते चले जाओ। मैं एक पॉलिसी को क्लोज करने में 3 से 4 मीटिंग में उस पार्टी के साथ में करता हूँ। और उसके बाद में वो खुद अगला आगे होके ये कहता है कि ले यार कोई प्लान है तो तू बता दे यार, क्या है क्या नहीं। कई दिनों से सोच रहा था मैं भी। अब वो नहीं भी सोच रहा होगा ना, तो चाहे उसने, मैं उसके पास में 4 मीटिंग कर ली, तो उसके कारण से वो प्रेशर में आके कह रहा है। सोचता कोई नहीं, अपना बिजनेस इस तरीके का है, उसके लिए आगे होके कोई ये नहीं कहता कि भाई हाँ ये मेरे को लेनी थी, या मैं सोच रहा था, या ऐसा कुछ है इसके अंदर। इसलिए सीधी सी बात ये है, आप तो अपने आप को ये मान के चलिए कि उनसे मीटिंग करते जाओ और मिलते चले जाओ। आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, यार मैं तो आ गया, आप बिना फोन करे आ गए, आना चाहिए था, इस तरह के ये सब चीजें आएंगी। और ये सब चीजें मैं भी फेस करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फेस नहीं करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जैसे अब आप एक बार चले गए उसके पास में घर पे इस तरह से करके, दूसरी बार में वो कोशिश ये करेगा कि यार उसने कहा है तो वो आएगा, आएगा तो अपन कोशिश ये करते हैं, या तो वो टाइम देगा कि यार इस वक्त नहीं आके इस वक्त आओ, या फिर वो करता क्या है, वहां पर आपको मिलता है, बैठे चाय वाय पी, नाश्ता वास्ता किया और छुट्टी, छोड़ के आ जाओ यार, निकल रहा था, मिल लिया, बस चाय पीने की इच्छा थी, देख लो आप। देखो मैं मेरी स्टाइल बता रहा हूँ, ये हर आदमी के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप सब लोगों को ये चीजें सूट करें ही करें हैं, या आप भी ऐसा करो, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा आपको। देखो क्या होता है, हर आदमी की अपनी स्टाइल है, हर आदमी के पास में अपना एरिया है। और इस बिजनेस के अंदर एरिया वाइज भी बहुत फर्क पड़ता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लोगों से मीटिंग करना है, मिलना है, ये सब चीजें जो होती है ना, एरिया टू एरिया भी बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो जो चीज आपको अच्छी लगे, या जो लगता है कि भाई ये चीज मेरे को क्लिक कर सकती है मेरे इस फील्ड में, या इस चीज से मैं कुछ कर सकता हूँ, शायद अगर एक आइडिया भी अगर आप लोगों ने पकड़ लिया, तो शायद हो सकता है कि भाई आप एमडीआरटी बन सकते हो। सीधी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो मैं आज भी कर रहा हूँ, जिसका नतीजा यह है कि हम दोनों के पास में चेयरमैन क्लब मेंबरशिप है, एमडीआरटी कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से जो सब कुछ मुझे चाहिए था उससे ज्यादा ही भगवान ने दिया है। 2 बच्चे हैं, मेरे बेटी है, वो टीसीएस में प्रोजेक्ट मैनेजर है, अभी उसने बीटेक किया था मोदी यूनिवर्सिटी, आपने कभी नाम सुना हो, या लक्ष्मणगढ़ में है, सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ओ सॉरी चूरू के अंदर। और बेटा है, उसका ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन हुआ था, तो वो गुजरात आनंद से वो कर रहा है, उसका 4th ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, नेक्स्ट ईयर वो करके कंप्लीट करके आ जाएगा। और ये सारी सब चीजें जो देन है वो एलआईसी की देन है। एलआईसी के अलावा मैं कोई काम नहीं करता, न हेल्थ का करता, न म्यूचुअल फंड का करता, न जनरल इंश्योरेंस का करता, और किसी तरह का कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलआईसी का काम करता हूँ। और 90 की एजेंसी है मेरी, 90 से लेकर आज तक इस एलआईसी के अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं, जो अभी लास्ट ईयर जुलाई में रिटायर हो गए हैं, डे 1 से लेकर जिस दिन तक वो रिटायर हुए, उनके साथ में मेरी बॉन्डिंग एक बड़े भाई और छोटे भाई के जैसी थी। जैसे अभी भी होता है, सभी डेवलपमेंट ऑफिसर्स अपनी टीम की, जैसे यूनिट मीटिंग का वो कॉन्सेप्ट है अपने एलआईसी में, तो मीटिंग आती है, तो करीब करीब मैं पिछले 12-13 साल की अगर मैं बात करूं, तो वो तो जैसे खुद पार्टिसिपेंट हो ना, उस तरीके से वो तो बैठ जाते थे मेरी सीट पे, और मेरे को खड़ा कर देते थे वो कि तेरे को संभालना है इन सब को। और मेरे सभी साथियों के साथ में मेरी ट्यूनिंग इस तरीके की थी कि मैं उन सब लोगों को एक, मतलब क्या होता है, आप अपने ज्ञान को जितना ज्यादा बांटोगे ना, उतना ही ज्यादा वो बढ़ता है। आप ये देखो, आपस के अंदर, जैसे मैं एक छोटी सी चीज, जैसे कई बार क्या होता है, अपन लोगों के दिमाग में रहती है कि यार मेरे पास कोई आइडिया है, मैंने किसी को शेयर कर दिया तो ये मेरे को नुकसान करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच है, ये कभी भी नुकसान नहीं करता है।
आप देखो, उठा के देखो आपस में, आप खुद सोचो इस चीज को। आपस के अंदर अगर एक ही ब्रांच में या एक ही डेवलपमेंट ऑफिसर के अपने अगर 50 एजेंट थे, उन 50 एजेंटों में आपस में कितने तो क्लाइंट अपने टकराते हैं, कितने लोगों को अपन मिल पाते हैं। आपके पास जो आइडिया है आपने शेयर किया 50 आदमियों को, 50 आदमियों में से, मतलब मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ कि मुश्किल से 40 आदमी तो वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं सब के सब। 10 आदमियों को आपने 10 आइडिया बताए, 10 आइडिया में से केवल एक आइडिया वो पकड़ के जाते हैं और उससे वो 5 7 10 पॉलिसियां बेच लेते हैं। अब उससे मेरे को बताओ, आपने अगर वो आइडिया शेयर किया या उसको कोई चीज बताई तो आपको क्या नुकसान हुआ उसके अंदर? एटलीस्ट बैक ऑफ माइंड में उसके रहेगा कि यार उसने ये आइडिया बताया था जिसके कारण से मेरी ये पॉलिसी फेल हुई। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग से या उसके दिल से आपके लिए ब्लेसिंग्स निकल के आती हैं, और वो ब्लेसिंग्स आपको बहुत कुछ पे कर जाती हैं। अपने आप को हर चीज में अपडेट रखो। एजुकेशन के अंदर में क्या हुआ कि डे वन से मेरा पता नहीं क्यों ऐसा इंटरेस्ट था कि मेरे को जो कुछ करना है ना मेरे लेवल पे करना है। और एजुकेशन को मैंने हमेशा से नंबर 1 पे रखा है। मैंने सभी चीजें, मतलब कोई सा भी, जैसे मेरे को लगा ना, जैसे मैंने राजेश टैगोर की ट्रेनिंग की है, संतोष नायर की मैंने ट्रेनिंग की है, आईयूई की भी मैंने ट्रेनिंग की है, इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर है अशोक कालरा करके है, उसकी ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन की है। आर गोपीनाथ की ट्रेनिंग सेशंस अभी भी मेरे चल रहे हैं। आर गोपीनाथ जी के जो सेशंस हैं वो अभी भी मेरे चल रहे हैं। अभी 2 सेशन में ज्वाइन किया हुआ है मैंने, ऑनलाइन होता है उनका, और पूरा 10 सेशन का उनका वो है। कुछ 6 सेशन होते हैं कुछ प्रोग्राम में, कुछ में 10 होते हैं। तो मैंने अपने आप को एजुकेशन के लिए इन लोगों के साथ में, इन ट्रेनिंग्स में सबको मैंने जोड़ रखा है। विजय भाई की अभी भी कम से कम 4 ट्रेनिंग ऐसी हैं जो मैंने ज्वाइन कर रखी है। एक तो इन्होंने वे टू एमडीआरटी, जो 1 तारीख को क्लास लगती है इनकी हमेशा हर महीने के, मैंने पूरा का पूरा वो मैंने सेशन किया हुआ है, इनका ज्वाइन किया हुआ है। इसके अलावा एक इन्होंने अभी जनवरी में एक नया सेशन चालू किया था, ये तो मैंने अभी अप्रैल में ज्वाइन किया है ये वाला तो। इसके अलावा एक इन्होंने जनवरी में सेशन चालू किया था जो अभी अगस्त में हो रहा है, वो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, अपन अपने आप को जब तक एजुकेशन के साथ में नहीं जोड़ेंगे, जब तक मेरे को नहीं लगता कि अपने अंदर कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आज आप किसी भी कस्टमर से बात करते हो, अगर आपको पूरे प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, तो प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होने के कारण से अगर वो कुछ भी आपको पूछ लेता है कि यार ये पॉलिसी कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, तो आप उसको क्या बताओगे, कैसे क्या करोगे? अभी अब एक छोटी सी चीज में जैसे आपको शेयर करके चलता हूँ। 1 अक्टूबर से एलआईसी ने अपने कमीशन घटाए हैं। आपको क्या लगता है इससे इनकम घटेगी या बढ़ेगी हम लोगों की? स्वाभाविक है, जब 35% घट के ये 28% आ गया अपना कमीशन, तो इनकम घटनी घटनी है। लेकिन आप अपना रास्ता ऐसा निकालो कि साली आपकी इनकम पे कोई फर्क ही नहीं पड़े और आपकी पॉलिसी भी लैप्स सेक्शन से बच जाए। एक छोटा सा कॉम्बिनेशन जो मैं जनरली आजकल बहुत तेजी से बिक रहा है और बहुत तेजी से मैं बेचता हूँ, जीवन उत्सव का और इंडेक्स प्लस का। इंडेक्स प्लस में आप कहोगे कि सर मिलता क्या है कमीशन? कुछ नहीं मिलता, 2.5% प्लस एक 3.5% कमीशन मिलता है उसके अंदर। ये उस घर में उस कस्टमर के पास में एंट्री पाने के लिए चीज है। मैं उसको क्या कहता हूँ, एक छोटी सी एक एग्जांपल के रूप में आप इस चीज को समझिए कि सर आपको कुछ नहीं, 5 साल प्रीमियम पे करना है। 5 साल के बाद में मैं आपको जिंदगी भर एक फिक्स अमाउंट देता रहूंगा। मैं सामने वाले की, जैसे मेरे को लगता है कि भाई ये 10,000 रुपये महीने की पे कर सकता है, तो मुझसे क्या करता हूँ, 50,000 रुपये के प्रीमियम की बात स्टार्ट करता हूँ। तीसरी चीज ये है कि मैं अगर ये सोच के चलता हूँ कि ये 10,000 रुपये दे सकता है, तो मुझसे 20,000 रुपये की बात, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी। देखो, आप किसी की कैपेसिटी को पहचान नहीं सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कुछ हद तक मैं उसको पहचान पा रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से उसके साथ में बात करता हूँ। अच्छा, आप जैसे ही उसको 5 साल के लिए बोलते हो ना, तो हर आदमी आपकी बात सुनता है, हर आदमी आपकी बात सुनता है 5 साल का नाम आते ही। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों प्रीमियम आधे आधे देता हूँ। मान के चलो उसने 10,000 रुपए की पॉलिसी मैंने उसको सजेस्ट की, मैं 20,000 से या 25,000 से या 50,000 से मैंने बात की, मैं उसको दोनों का प्रीमियम आधा आधा करता हूँ। 10,000 रुपए की, मान लो एक एग्जांपल के रूप में 10,000 रुपए प्रीमियम दे रहा हूँ, तो 5,000 रुपए की इंडेक्स देता हूँ और 5,000 रुपए की उत्सव देता हूँ मैं उसको।
इसके दो बेनिफिट में कॉम्बिनेशन इसलिए भी लेके चलता हूँ। देखो मतलब मेरे साथ बहुत से साथियों के साथ में दो दो एजेंसियां भी होंगी, जैसे वो ले रहे होंगे कि भाई स्पाउस की भी मैं चला रहा हूँ, या दोनों की, जैसे मैं और मेरी वाइफ की दोनों की, जैसे हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर के पास में एजेंसियां हैं, तो उस हिसाब से ये सोचते हैं कि भाई चलो अपन लेके चले। तो मैं क्या करता हूँ, दो पॉलिसियां हो गई तो दोनों, पहली पहली चीज तो ये है कि दोनों एक एक पॉलिसी में दोनों एजेंसियों में डाल देता हूँ। एक मेरे में डाल दी, एक वाइफ के में डाल दी, तो दोनों एजेंसियों के अंदर एक एक लाइफ हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज मैं करता क्या हूँ, 5 साल का कैसे है कॉन्सेप्ट ये, कि सर उसको समझाना है अपने को। देखो अभी तक मेरे को ऐसा कोई भी निबंधा मिला कि जिसने 5 साल 6 साल बाद में पॉलिसी बंद कर दी है। अपने को समझाना है। समझाने के बाद में 5वें साल से इसके अंदर इंडेक्स प्लस में से पार्शियल विड्रॉल निकाल के आप उत्सव का प्रीमियम पे कर सकते हो। आज आप प्लान समझा के आ रहे हो किसी भी क्लाइंट को, प्लान समझाने के बाद में उसके कहीं भी दिमाग में नहीं रहती कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं। आपने 15 साल 20 साल की जो टर्म डाल दी, वो टर्म डालने के बाद में उतनी पीरियड तक वो मेंटली तैयार हो जाता है, या उसके दिमाग में नहीं रहती कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। जीवन उत्सव बोझता हूं मैं 16 साल की पॉलिसी, इंडेक्स प्लस में देता हूं 25 साल की पॉलिसी। दोनों चीजों को मैं फिक्स करके चलता हूं, 16 साल और 25 साल। 16 साल के बाद में उत्सव का प्रीमियम बंद हो जाता है, इंडेक्स का प्लस में लेता हूं, तो उस वक्त देखिए आप ये कहोगे कि यार 15 साल बाद की किसने सोची है। जैसे ही इंडेक्स का प्रीमियम बंद होता है उस वक्त उसका, सॉरी, जीवन उत्सव का प्रीमियम बंद होगा, उस वक्त जो उत्सव का प्रीमियम है उसकी उठा के फिर एक इंडेक्स प्लस में डाल दूंगा, या कोई सी भी उस वक्त जो भी पॉलिसी रहेगी वो एक मार्केट से रिलेटेड पॉलिसी और डाल दूंगा। अब आप इस चीज को कैलकुलेट करके देखिए कि 19वें साल से उसको पैसा मिलना चालू हो जाएगा उत्सव का। अब अगर आप पूरी कैलकुलेशन निकाल के देखोगे तो कि सर 19वें साल से अब ये पैसा तो मैं आपको जिंदगी भर दे रहा हूँ। 5,000 रुपए के अंदर लगभग 10 लाख रुपए की पॉलिसी हो जाती है। 10 लाख में 1 लाख रुपए उसको लाइफ टाइम टैक्स फ्री रिटर्न मिलता रहता है, कि सर ये अब 1 लाख रुपए तो मैं आपको टैक्स फ्री रिटर्न जिंदगी भर देता रहूंगा। और आपने 1,20,000 रुपए के हिसाब से आपने 16 साल में टोटल प्रीमियम कितना दे दिया, 19,20,000 रुपए। तो 19,20,000 रुपए के अगेंस्ट में आप आराम से उसको 40 लाख रुपए इंडेक्स प्लस की मेच्योरिटी दे सकते हो। ये मैंने कम से कम केवल और केवल 12% की ग्रोथ जोड़ के ये अमाउंट कैलकुलेट किया है मैंने, जबकि इंडेक्स में आराम से 15 से 18% का रिटर्न आएगा, ये मैं गारंटी से कर सकता हूँ। ये प्लान इस तरीके का प्लान है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ और रिटर्न इस पॉलिसी के अंदर आएगा। मैं ये नहीं कहता कि सब जगह ये फार्मूला काम करेगा, लेकिन आपने उत्सव 35% कमीशन वाली पॉलिसी बेच दी और इंडेक्स प्लस आपने 3.5% वाली बेच दी। आपको टोटल जो भी प्रीमियम है उसका आधा प्रीमियम जोड़ लीजिए, 10,000 रुपए के बजाय 5,000 रुपए का प्रीमियम है, उस 5,000 रुपए के प्रीमियम पे आपको 38.5% कमीशन मिल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, इस पॉलिसी के बंद होने के चांसेस खत्म, क्योंकि 5 साल बाद से उत्सव में आप पार्शियल विड्रॉ, उसमें सॉरी इंडेक्स प्लस में से पार्शियल विड्रॉ लेके और आराम से इन पॉलिसीज को चला सकते हो। लेकिन सीधी सी कैलकुलेशन ये सब चीजें, अब ये होता ही है कि अपने को नॉलेज बहुत है, अपने ट्रेनिंग भी खूब ले ली, सारे काम कर रहे हैं अपने पास में, विजय भाई की कॉम्बिनेशन बुक भी पड़ी हुई है, और इनकी जो काजिम रजा है उसकी भी ट्रेनिंग आपने कर रखी है, आर गोपीनाथ की भी, जो भी आप कर रहे हो आपने मसाला तो खूब सारा इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कहाँ कर पा रहे हो और कितना कर पा रहे हो। इसमें अपन जब तक मीटिंग नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, जब तक अपने पास में कोई रिजल्ट नहीं आएंगे भाई। मेरा फिक्स है। आपको एक छोटा सा रूटीन बता दिया मैं। सुबह 4:30 4:45 बजे उठता हूँ, उठ के नहा धो के योगा जाता हूँ, आके आगे नहा के और खाना खा के लेटेस्ट भाई मैं 8:30 बजे तक घर छोड़ देता हूँ। 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं फील्ड में रहता हूँ। 12 बजे का जो भी काम होता है उसके बाद में मेरे जो असिस्टेंट हैं, मेरे पास में 2 असिस्टेंट काम कर रहे हैं, दोनों असिस्टेंट को मैं, जो एक का काम होता है मेरे पर्सनल काम जो भी होते हैं बैंक वगैरह के और ये सब चीजें, एक दूसरा ऑफिस के काम जितने भी होते हैं वो दूसरा असिस्टेंट काम करता है मेरे। अब उसको मैं कोऑर्डिनेट करके जहां भी अगर वो रास्ते में मिलता है कहीं पर भी, तो मैं उसको करके और जो भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं उसको दे देते हैं। आज की आज उसको कंप्लीट किया, शाम को 5 बजे या 6 बजे वो मेरे को देता हुआ जाएगा, रसीद देता हुआ जाएगा, कल सुबह मॉर्निंग में फिर आके मेरे से ऑफिस में मिलेगा, या जैसा भी रहेगा कोऑर्डिनेट कर। मैंने असिस्टेंट के लिए भी इतना फ्री कर रखा है कि कोई जरूरी नहीं आके मेरे ऑफिस में बैठो, मैंने आपको जो काम बता दिया वो मेरे को काम कंप्लीट चाहिए। दूसरी चीज, एक
अगर आप कस्टमर की सर्विस के बारे में बात करते हो तो मैं ये दोनों चीजें बिल्कुल उल्टी बोल रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल उल्टा लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं। मेरा सर्विस पार्ट लगभग मैंने जीरो कर लिया है। मैंने मेरा सर्विस पार्ट लगभग जीरो कर लिया है। जीरो कैसे कर लिया है कि मैं क्या करता हूँ, जिस घर के अंदर, जैसे मान के चलिए आज मैं एक एक्स घर में मैंने एंट्री ली और वहां मैंने एक पॉलिसी कर दी, फिर अगले साल रिपीट होके फिर दूसरी कर दी, तीसरी। तो जब तक मेरे को ये इस घर में पोटेंशियल लगता है, जब तक मैं उस पॉलिसी को क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में रखता हूँ, जिस दिन लगा कि अब इस घर में से अपने को बिजनेस और नहीं मिलेगा या किसी दूसरे आदमी ने भी एंट्री कर ली है, उसमें सभी रीजन होते हैं, क्योंकि सामने वाले के रिलेशन भी ऐसा तो है नहीं कि भाई आप ही के साथ में है, लेकिन एक टाइम के बाद में वो अपने आप आपके साथ जुड़ता है और वो सब चीज हो जाती है। एक पोटेंशियल जब खत्म हो जाता है कि अब और बिजनेस नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, उनकी सभी पॉलिसीज को नैच में कन्वर्ट कर देता हूँ। और नैच में कन्वर्ट करने के बाद में मेरा जो असिस्टेंट ऑफिस में रहता है या वो जिसका है, वो जैसे ही उसका, जैसे 28 तारीख नैच की डेट है या 22 तारीख है या 15 तारीख है या 7 तारीख है, तो उसके 3 दिन पहले वो उसको कॉल करेगा कि सर इस तारीख को आपका बैंक में ये नैच का पैसा आएगा निकलने के लिए, आप अपना बैलेंस चेक कर लीजिए। साल भर तक उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, उसके बाद में उसकी आदत में आ जाते हैं, उसके बाद में नहीं भी कॉल करते हैं तो भी चलता है। लेकिन 1 साल तक मैं उसका बराबर पूरा ध्यान रखता हूँ, उसको मेरे ऑफिस में से कॉल जाती है और वो पूरी की पूरी सर्विस देता हूँ उसको, और वो उस पॉलिसी को कंटिन्यूशन में करता है। लेकिन ये होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं उससे मिलना छोड़ देता हूँ। अब उसके बाद में मैं जब उससे मिलने के लिए जाता हूँ ना, तो उससे मेरे को कुछ मांगना नहीं पड़ता, उससे चेक के लिए नहीं कहना पड़ता या प्रीमियम मांगना नहीं पड़ता। उसके पास में जाता हूँ, हेल्दी डिस्कशन किया, चाय वाय पी, और भाई इधर से निकल रहा था, सोचा भाई मिलते चलते हैं, कई दिन हो गए, छुट्टी। अब वहां ना आपने कोई पॉलिसी की बात की है, ना आपने कोई प्रीमियम का चेक मांगा है, ना और कुछ मांगा है। अब वो रिलेशन उसके भी दिमाग में रहता है कि यार कुछ देना लेना तो है नहीं, आ रहा होगा तो चलो बैठ लेंगे। तो कई बार क्या होता है, उसका मूड फ्रेश होता है, तो बंदूक छोड़ दो, या वहीं पर ही मैं जनरली जैसे कि लगता है कि हाँ आज इसका मूड सही है और शायद हो सकता है कोई चीज क्लिक हो जाए तो अपने को भी जस्ट मिल सकता है, तो मेरे मोबाइल को पहले मैं फ्लाइट मोड पे करता हूँ। मेरे मोबाइल को मैं पहले फ्लाइट मोड पे करता हूँ, और फ्लाइट मोड पे करने के बाद में उसको उठा के, इस तरीके से वो कहीं इधर उधर जाता है या उसका ध्यान डाइवर्ट होता है, तो मैं उठा के उसको कर लेता हूँ। अरे हाँ यार बोलो, किसी भी फ्रेंड का नाम लेके, अरे हाँ यार मैं बस आप ही के पास आ रहा था, रास्ते में यार मैं उनके पास रुक गया था। हाँ हाँ यार, वो पॉलिसी जो अपने डिस्कस की थी ना, वही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी प्लान, अरे यार मेरे को निकलना है, अरे यार मैंने बता दिया ना, आके कर लेंगे। मतलब फिर वो जो प्लान उसके दिमाग में डालना है ना, वो प्लान आप मोबाइल पे सामने वाले कस्टमर को समझा दो। अबे सामने वाले के दिमाग में आए कि नहीं आए वो बाद की बात है, लेकिन अपने दिमाग में पहले से क्या आ गया, या हर एक के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर सामने वाला कस्टमर इतना बेवकूफ नहीं है, उसको सब पता पड़ता है। अरे भाई पता पड़े या नहीं पड़े, उसकी सेहत, आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, पहले तो ये बताओ मेरे को। उसको पता भी पड़ गया कि आप फेक कॉल कर रहे हो, पहली चीज तो क्या पता पड़ रहा है, आप जो 4 5 6 7 8 10 पॉइंट उस पॉलिसी के बारे में बोलोगे तो उसके दिमाग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चले गई। मेरे पास में 50% कॉल इसी तरीके से मेच्योर होती है। और अगर आप फेक कॉल कर रहे हो, ये कस्टमर को पता पड़ रहा है, तो ये आपकी कमजोरी है। आपने फोन करने में या उसको फ्लाइट मोड में करने में, या कहीं ना कहीं कुछ आपकी कमी रही है जिसके कारण से उसको इस चीज का पता पड़ा है कि आप ये जो कॉल कर रहे हो ये फेक कॉल कर रहे हो। तो बी अवेयर, उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रख के और इस चीज को उस मोड में करना है। रिलेशन मेरा सिर्फ और सिर्फ, मैं क्या करता हूं, मैं कस्टमर के साथ में रिलेशन बनाता हूँ। मैं जनरली, सॉरी बीच में वो, फिर वो एक फ्लो में थोड़ी सी कई चीजें कट हो जाती हैं, तो मेरा रूटीन जो रहता है, 2 बजे तक, 12 बजे के आसपास में फ्री होके मैं असिस्टेंट को मेरे कागज दिए, उसके बाद में मैं घर आ जाता हूँ वापस। लगभग 1 1:30 बजे मैं घर पहुंच जाता हूँ, आराम से आके जूस वूस या कुछ भी हल्का फुल्का लिया और 2 घंटे आराम से सोता हूँ, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। 4 बजे के आसपास फिर वापस में मेरे बैठ के ऑफिस में काम करता हूँ, 4 से 5:30 बजे तक का, जो भी कि भाई मेरे को क्या करना है, कल किससे मीटिंग करनी है, या क्या उसके लिए प्रेजेंटेशन मेरे को देना है, क्या ये सब चीजें मैं पूरी
शाम का मेरा फिक्स है 4 से 6 बजे के टाइम में। उस वक्त में मैं ऑफिस में मेरे में बैठता बैठता हूँ, अनडिस्टर्ब टाइम रहता है, न किसी का कॉल आता है न मैं किसी को करता हूँ, और न कहीं कोई वो बात होती है। अब जनरली कई बार असिस्टेंट आ जाता है 5 बजे 5:30 बजे के आसपास, तो उससे थोड़ी बहुत देर में बात की और 6 बजे शाम का खाना खा के फिर अगेन मैं वापस फील्ड में निकलता हूँ। 6 बजे का निकला हुआ मैं लगभग 10 से 10:30 के बीच में, कभी कभी तो 11 बजे वापस घर पे आके पहुंचता हूँ। आया, एक गिलास दूध पिया और सो जाता हूँ। ये मेरा एक रूटीन रहता है उसके अंदर। शाम के टाइम में जब मैं वापस निकलता हूँ 6, 6:15 बजे 6:30 बजे, तो मेरे पास में बैग होता है हमेशा, लेकिन वो गाड़ी में पड़ा रहता है। मैं कस्टमर के घर में जब घुसता हूँ तो बैग लेके नहीं घुसता हूँ कभी भी। एक मेंटली उसके दिमाग में प्रेशर आ रहा है कि यार इसके पास में बैग है तो ये अपने को पॉलिसी के लिए कहेगा, तो वो क्या है, वो नेगेटिव सोचना चालू कर देता है कि यार ये पॉलिसी के लिए कहेगा तो अपन इसको क्या कहेंगे। मैं बिना बैग के जाता हूँ, आराम से बैठता हूँ, यार इधर से निकल रहा था। कभी मैं ये नहीं कहता कि मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैंने सोचा इधर से निकल रहा था तो देखा, सोचा कि भाई मिल जाएगा तो मिलते हुए चलते हैं उससे। हमेशा मेरा यही वर्डिंग रहती है और इसी मोड में मैं बात करता हूँ। सोचा चाय पीते हुए चलते हैं, बैठे, बातचीत हुई, गपशप मारी। और गपशप मारने के बाद में स्थितियां ये होती हैं कि 2-3 मीटिंग के बाद में वो खुद ये कहता है कि ले यार कोई प्लान हो तो बता देना, देख लेना तेरे हिसाब से कोई ढंग का सा हो तो देख लेंगे यार, कितना कौन सा करना है, क्या है, किस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आप सोच रहे हो। सॉरी। उसकी वर्डिंग ये होती है कि यार तेरे हिसाब से देख लेना, मेरी कोई ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को पता है सारा सब कुछ। वहां पर फिर आप उस वक्त ये मत सोचो कि जो मेरे हित में है वो मेरे को इसको प्लान बेचना है, नहीं, कभी भी नहीं। आप ये सोचो कि वाकई इसकी नीड क्या है और इस नीड के हिसाब से मैं इसको क्या दे सकता हूँ, जिससे कल को अगर कहीं जरूरत पड़ती है इसको, तो अपन इंस्टेंट इसकी हेल्प कर सकें। क्योंकि जब वो ब्लाइंड फेथ करता है ना किसी चीज पे, तो फिर उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता। अब अपन ये सोच के चलते हैं, देखो टाइम के साथ साथ क्या आपने हमने यूलिप बेची है पहले? आप ये देखो, जीवन प्लस के अंदर, जीवन प्लस की आज भी मेरे पास में कम से कम भी कोई 400 से 500 पॉलिसियां चल रही होंगी। 173 जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने सिंगल डिपॉजिट में भी डाला है, तो अब आप देखिए कि 2002 में जीवन प्लस में 2 लाख रुपए डाले थे, आज उसके 29,86,000 रुपए हो रहे हैं। और ये मार्केट अभी क्रैश होया हुआ है, उसके बाद में भी 29 लाख, 29,68,000 उसका फंड वैल्यू है, 2002 का, 2025 में। नंबर एक। नंबर दो, मैंने रेगुलर प्रीमियम की मेरी 50-50 हजार की, 25-25 हजार रुपए की, 30 हजार रुपए की, 5 हजार रुपए महीने के हिसाब से, ये सब जो पॉलिसियां हैं मेरी, करीब करीब 500 पॉलिसियां चल रही हैं, और किसी भी पॉलिसी में 15% से 16% से कम का रिटर्न नहीं है उसका। बीच में उसको जब भी जरूरत पड़ती है एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, या कहीं कोई भी फाइनेंशियल नीड होती है, मैं उसमें से पार्शियल विड्रॉल करा के देता हूँ। कभी कभी लगता है कि यार अभी अब इसका थोड़ा सा मूड सही है, तो कहते हैं यार पैसे नहीं है, पॉलिसी यार भाई एक पॉलिसी करनी है। अब वो कहते हैं यार पैसे नहीं है अभी, तो देख लेना अगले महीने में, देख लेना या उसमें कर देना। मैंने कहा पक्का आपके पास अगले महीने में पैसे आ जाएंगे? तो कुछ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको इस महीने में देता हूँ, अगले महीने में आप मेरे को वापस दे देना। सीधी सी कैलकुलेशन ये है, आपको अपने पास से कहीं पैसा 1 रुपया नहीं लगाना। मैंने आज तक कहीं भी बिजनेस में मेरे पास से 1 रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इनिशियल स्टेज में जब नहीं समझते थे, जब कुछ हद तक 10%, 15%, 25% तक की रिबेटें दी हुई है, लेकिन 2000 के बाद में मैं 100% 0% रिबेट के साथ में काम कर रहा हूँ। 0% रिबेट, एक भी मेरा क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसको मैं रिबेट दे के काम करता हूँ। अब अपन जब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये सब चीजें अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है सीधा सीधा। कस्टमर को आप उस तरीके के प्लान दिए, उस तरह क्या किया, जो ये मार्केट बेस्ड प्लान है, उन मार्केट बेस्ड प्लान में से पार्शियल विड्रॉल कराया, उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कराया, चेक लिया और छुट्टी, बात खत्म। इधर मैं पार्शियल विड्रॉल के लिए लगाता हूँ और उधर चेक लगा देता हूँ, तीसरे दिन उसके अकाउंट में पैसा पहुंचता है।
जैसे चेक पहुंचेगा क्लियरिंग के लिए, इधर आज मैं पार्शियल विड्रॉल के लिए लगाऊंगा तो कल उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है उसका। मैं बैठा रह के सारे काम सब कुछ रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में अगले दिन सुबह मेरा लड़का चेक करता है उसको कि हाँ उसका वाउचर बन के पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो सेकंड डे 3 बजे तक उसके अकाउंट में एनी हाउ वो पेमेंट चला जाता है, और थर्ड डे वो चेक क्लियर होके और मेरी पॉलिसी क्लोज हो जाती है। इस तरीके से आपकी बड़ी पॉलिसी क्लोज होती है। अभी आप 2,000 3,000 5,000 रुपए महीने की पॉलिसियां बोलोगे तो वो, जब आप उसके पास में पैसा, उसने कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो बंदा आपको पैसा नहीं दे पाता। आपके पास में इस तरीके की पॉलिसीज हैं। अच्छा, अब आप ये देखो कि आज मेरे पास में ये चीजें काम आ रही है। जिस दिन मैंने पॉलिसियां की थी ना, उस वक्त मैंने सोचा ही नहीं था कि ये टूल मेरे इस तरीके से काम आएगा। अभी लास्ट ईयर की बात करता हूँ मैं, लास्ट ईयर से इन सेंस से मतलब 23-24 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ 23-24 की, सॉरी 23-24 की बात है। मैंने थोड़ा सा फोकस नहीं किया, और मेरे पास में जितना भी बिजनेस आया मैं आधा मेरी में डालता गया और आधा वाइफ की में डालता गया। और एंड ऑफ द नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर मैंने देखा वो एक एमडीआरटी वाले, जैसे वो हर महीने बेचते हैं, तो मैंने ध्यान दिया नहीं कि भाई कहीं होगा नाम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो उन्होंने 30 नवंबर का कमीशन निकला, और 1 दिसंबर 2 दिसंबर को उन्होंने जो लिस्ट निकाली, तो उस दोनों लिस्ट में न तो मेरा नाम था कहीं या न वाइफ का नाम था। मैंने कहा ये क्या हुआ कहीं पर भी। अब मैंने देखा उस वक्त मेरे को एमडीआरटी करने के लिए जो टोटल प्रीमियम चाहिए था वो चाहिए था 18 लाख रुपए, और 1 महीने का टाइम मोटा मोटा सा मेरे सामने था। ये 4 नवंबर को या 5 नवंबर को शायद होगा, तो 20-25 दिन का मोटा मोटा सा मेरे पास में टाइम था। अब मैंने लिस्ट बनाई मेरे पास में। देखो आप मतलब जैसे कई बार क्या होता है ना, मिरेकल्स होते हैं, या आप जो चाहते हो, तो जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, तो नेचर भी आपके साथ में पूरी तरीके से काम करता है। इस चीज को मैंने कई बार फील किया हुआ है, और प्रैक्टिकल मैंने इस चीज को भुगता है। 5-6 नवंबर तक, 7 नवंबर तक मैंने देखा कि अब करें तो करें क्या, कहाँ से लाएं 16 लाख रुपए का प्रीमियम। और आपको पता है 23-24 का जो दिसंबर का महीना होता है वो कैसी स्थितियां थी, और अभी जो करंट सीनेरियो चल रहा है, आप सब लोग भाई इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अपन सब उसी दौर से गुजर रहे हैं कि भाई मार्केट में से रेगुलर प्रीमियम लाना कितना मुश्किल है। मैंने जो लिस्ट बनाई, मैंने 25 आदमी की लिस्ट बनाई। मैंने कहा इन सब से अपन 1-1 लाख रुपए ले लेंगे। अब दूसरा नेगेटिव सोच के देखा कि कोई 1 लाख नहीं देगा तो कोई 75,000 देगा, कोई 75 नहीं देगा तो 50 देगा, तो एवरेज मेरे को जो प्रीमियम चाहिए 16 लाख 18 लाख रुपए का, 18 लाख रुपए मतलब 17,85,000 ऐसे कुछ चाहिए था। 18 लाख रुपए मोटा मोटा सा प्रीमियम चाहिए था। तो मैंने कहा ये प्रीमियम अपना इसमें से कम ज्यादा होकर एडजस्टमेंट हो जाएगा। आप मतलब यूं लगेगा आपको कि यार एक तरीके से ये क्या हो रहा है। जो लिस्ट बनाई मैंने, उस लिस्ट में से मेरा एक भी आदमी का प्रीमियम नहीं आया, एक भी आदमी का। 15-16 नवंबर तक का ये सीन था, मैं सबको टच कर चुका था, और मैं बिल्कुल ये मान के बैठ गया था कि शायद इस साल अपनी एमडी का मामला नहीं बैठेगा। फिर 17 या 18 तारीख को विजय से बात हुई मेरी। उसने मेरे को बताया कि आप जैसे कर रहे हो भी करते रहो। कुछ और चीजें हमने दोनों ने आपस में डिस्कस की, और डिस्कस करने के बाद में नतीजा ये निकला कि अब स्ट्रेंजर्स में निकलते हैं अपन। कुछ जैसे लिस्ट बनाई हुई थी, किसी ने कुछ कहा था हाँ ठीक है देख लेंगे कर लेंगे। मैं क्या होता है कि जैसे मेरे पास में किसी भी आदमी का कोई कॉल आता है ना, उसने कहा या मैं उससे मिलता हूँ या उसने बाद का टाइम दिया है, तो मैं क्या करता हूँ एक अलग डायरी रखता हूँ। और या मेरी जो डायरी रूटीन की जो चल रही होती है ना, उस डायरी के अंदर शुरू के 2-3 पेज छोड़ के फिर उनका मैं नाम लिखता चला जाता हूँ, नाम नंबर लिख लेता हूँ उसका, और उसने क्या बात कही और कब के लिए उसने बोला है वो चीज में उसमें मैं नोट करता हुआ चला जाता हूँ। तो सर मैंने क्या थोड़ा किया कि अब अपने करेक्शन वाले करते जो हैं, या थोड़ा करेक्शन करते हैं इसमें। हाँ एग्जैक्टली हाँ ये जो किस्सा आपका और मेरा जो हुआ ना, दैट जी टाइम जी आप आई थिंक छोड़ चुके थे कि विजय यार हम्म एमडीआरटी नहीं होगा, अठारह हाँ लाख हाँ का बिल्कुल प्रीमियम बिल्कुल लाना है, और मैं छोड़ हाँ चुका हूँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, बिल्कुल तू मेरे पीछे मत पड़, मैं नहीं होगा। बिल्कुल ये आपने एग्जैक्टली यही छोड़ बात ही थी दिया हाँ। था, हाँ हाँ बराबर है। बिल्कुल 100% छोड़ दिया था मैंने।
और मेरे हिसाब से दोपहर को 2 बजे खाना पीना खाने के बाद आप एकदम शांत बैठे थे, हाँ कुछ भी हाँ काम नहीं हाँ, हो रहा दोपहर था, की बात है, राइट? यस यस। हाँ, और हमने ये डिसाइड किया, एक काम करते, रात को 12 बजे के बाद हम लोग बैठेंगे आसपास और कुछ हाँ, सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो साल बहुत ये पावरफुल गया, हाँ ये करेक्शन थोड़ा सा, क्योंकि मुझे हाँ याद है, क्योंकि हाँ। आपको मैंने बोला कि सर कुछ भी करना ये रेडी करना ही है, ये नहीं नहीं, सोच मैंने बिल्कुल आपको बोला कि नहीं होना ही चाहिए, कुछ भी बिल्कुल करो। बिल्कुल, यही चीज हुई थी, हाँ। ये चीज उसके हुई बाद थी। में उस स्टेजेस में से मैंने लिस्ट निकाली, और उनको हम्म। मैंने कहा अब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मैं जैसे किसी रूटीन में निकल रहा था, तो रूटीन में निकलने के बाद में एक मेरे क्लाइंट थे, एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे, उनके पास में गए हुए मेरे को करीब करीब 3 साढ़े 3 साल हो गए थे। तो मैं उधर से निकला, तो मैंने कहा चलो, टाइम ऐसा हो रहा है, मिलना तो है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उनके घर चला गया और वो बंदा मिल गया। मिलने के बाद में, अरे, उसकी वर्डिंग ये थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, कि अरे यार अशोक, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि यार मैं तेरे को कॉल करूं कॉल करूं, वो उनकी बच्चों की पॉलिसी करनी थी। मैंने कहा सर कुछ नहीं, मैं आया इसीलिए हूँ, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, बच्चों की पॉलिसी से मेरे को मतलब नहीं है। मैंने कहा 10 लाख रुपए आपसे चाहिए मेरे को। अरे यार इतनी बड़ी पॉलिसी, ये वो हो आके फाइनली, जिससे मैं होप नहीं था ना मैं सोच सकता था, उस आदमी से मैं 5 लाख रुपए की पॉलिसी लेके आया। पांचवी पॉलिसियां जीवन उमंग दी, 1,02,000, 1,01,000, 1,04,000 ऐसे। एक बेटा, एक बेटी, एक उसकी दोई थी, और उसका पोता और पोती। 5 पॉलिसियां में 1,01,00,000 रुपए की, 5,13,000 रुपए के करीब का टोटल प्रीमियम आया। लाके मैंने हैंड टू हैंड उसको, लड़के को फोन किया, और ग्रीन चैनल के अंदर उसको पास हुआ। अब उसके बाद में फिर मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने हैंड टू हैंड पैसा कैश उठाया, कैश उठाते ही मैंने विजय भाई को अपडेट किया। मैंने कहा यार आपका काम, ट्रिक काम कर गई, और ये 5 लाख रुपए मैंने उठा ली है। जीएसटी के बाद में मोटा मोटा सा सीधी सी कैलकुलेशन ये है कि 5 लाख रुपए का प्रीमियम और ग्रीन चैनल हो चुका है। मैंने कहा कंप्लीट कर दिया है। फिर कुछ और डिस्कस हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर एक पार्टी, मतलब सारे के सारे जो प्रीमियम आए ना, वो ऐसे प्रीमियम आए जो मैं सोच भी नहीं सकता था उन लोगों को। एक पार्टी से मेरी 3 साल से बात चल रही थी, यार अब की बार कर देना मार्च में, अब की बार दिसंबर में कर देना, अब की बार नए साल पे कर देना। 3 से 4 साल हो गए थे बराबर उससे बात होती हुई। मैं जाके उसके पास बैठ के, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कहा ये दस्तखत करो, ये ऐसे करो। अरे यार अभी पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 1.5 1.5 लाख रुपए का ग्रीन चैनल में मैंने सारे केसेस क्या किए, ग्रीन चैनल वाले किए। मैं बड़े प्रीमियम की मैंने बात ही नहीं की। सारे के सारे ग्रीन चैनल में 1.5 1.5 लाख रुपए का उनका प्रीमियम लेके, सीधी सीधी सी कैलकुलेशन है, 20 लाख रुपए का सिंपल एफएमआर पे हो रहा था, 20 20 लाख रुपए का उठा के मैंने जीवन उमंग में उनका कर दिया। 6 लाख रुपए का हस्बैंड वाइफ और दो उनके बच्चे थे, दोनों का 6 लाख रुपए का प्रीमियम 1.5 1.5 लाख के हिसाब से सेकंड डे मैंने क्लोज किया। तो 6 और 5 11 लाख रुपए मेरा 2 दिन में कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मेरे को प्रीमियम चाहिए था और 7 लाख रुपए, मतलब 6,85,000 7 लाख रुपए के करीब मेरे को और चाहिए था उसके अंदर। चलता रहा चलता रहा, 2 दिन तक कोई वो नहीं आया। फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी आई। फिर मैंने वही चीजें में मैंने कहा यार अपन निकले तो सही घर से। कई बार क्या होता है कि अपन निकलते ही नहीं है कि यार जाएं तो जाएं किसके पास में। सबसे बड़ी बात ही होती है। मैं घर से निकला, मैंने कहा जिनके पास होगा दिख ही जाएगी। बातें होते होते एक पार्टी से 2 लाख रुपए लिया, हस्बैंड वाइफ का दोनों का 1 1 लाख रुपए जीवन आनंद में, उसमें जीवन लाभ में आ गया। मैंने सारी पॉलिसियां जो 18 लाख का प्रीमियम बेचा, सारी की सारी जीवन उमंग बेची मैंने। एक भी पॉलिसी कोई दूसरी मैंने लाभ या आनंद या कोई सी लग से कुछ नहीं बेची। सारी उमंग, पेंशन प्लान। और एक छोटी सी चीज मैंने, और शायद वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा, जो मैंने बेची वो ये कह के बेची कि सर दादा खरीदे और पोता भरते। ये पॉलिसी मैंने, यहाँ हमारे राजस्थानी में लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कि दादा खरीदे मतलब ग्रैंड फादर ने ये पॉलिसी ली है और अपने पोते के लिए ली है। और मैं क्या करता था, छोटे बच्चे की पॉलिसी करता था और उसके अंदर पीडब्ल्यू भी देता था फादर का, और उस पॉलिसी को एब्सोल्यूट असाइन करा देता था। क्या होता है, जैसे ही बच्चा 18 साल का 20 साल का हो जाता है, जैसे ही मैंने 15 साल का उनमें टर्म दिया या 18 साल का मैंने उसमें टर्म, वो 20 साल का टर्म दिया मैंने उनको। तो जैसे छोटा बच्चा था उसकी 20 साल की टर्म दी, तो 20 साल के बाद में जैसे होगा तो कोई जरूरी नहीं है वो पेरेंट्स के कहने में रहेगा ही रहेगा। मैंने क्या किया, आज ही उसको एब्सोल्यूट असाइन करा दिया। लव एंड अफेक्शन के तहत ये पॉलिसी जो है वो असाइन हो जाती है।
फादर या मदर जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हो ना, उसके नाम से ये असाइन हो जाती है पॉलिसी। अपन नॉमिनी का नाम डालते हैं वहां पर एब्सोल्यूट असाइन वाले लव एंड अफेक्शन वाले ऑप्शन में डाल के उसको, और आज ही उसको असाइन करा दो। तो एट द टाइम ऑफ 15 साल बाद में या 20 साल में जैसे ही उसका एसबी पेमेंट आना चालू होगा, वो सारा का सारा पेमेंट उनके पेरेंट्स को जाएगा। बच्चे के हाथ में कोई पैसा नहीं जाएगा। तो वो पैसा जब तक पेरेंट्स हैं जब तक उनके हाथ में आएगा, आफ्टर देन वो पैसा उस बच्चे के हाथ में जाएगा। बीच में आपको लगता है कि भाई अब अपने को जरूरत नहीं, ये पैसा बच्चे को मिलना चाहिए, आप उसका असाइनमेंट कैंसिल करा दो। नहीं तो पैसा आपके पास में टैक्स फ्री इनकम के रूप में आपके पास आता रहेगा, बिना किसी टेंशन के, बिना कोई चीज के। तो सामने वाला जो कस्टमर जिस तरीके का है उसके सामने वो उसी तरह की अपन बातें करके या उसी तरह की बातें उसको समझा के वो प्लान उसको देके और अपन इस चीज को ले सकते हैं। मैं जनरली जो चीजें बेचता हूँ ना वो इस तरीके से बेचता हूँ कि टैक्स फ्री रिटर्न लाइफ टाइम। अब आप ये कहोगे कि आप कौन सी नई चीज बोलते हो, ये तो सभी एलआईसी की पॉलिसीज में है। अब इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C तो अपने पॉलिसीज में खत्म ही हो गया भाई, नई स्कीम के तहत कुछ भी कोई रिबेट है ही नहीं मतलब अपने को, तो वो पॉइंट अपने को छोड़ना पड़ेगा। अब अपने पास दो ही चीजें हैं, मेच्योरिटी सर टैक्स फ्री, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, सबसे बड़ी चीज ये। अगर आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा कमा रहे हो, आप म्यूचुअल फंड का भी लंबे समय का अगर रिटर्न उठा के देखते हो तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ टैक्स फ्री रिटर्न के साथ में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। लेकिन रिस्क और ये सब चीजें जब कस्टमर को समझाते हो तो धीरे धीरे समझ में आती है। अभी आज की तारीख में जो सिनेरियो चल रहा है म्यूचुअल फंड में, लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट भी जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट से भी वो माइनस में है। जबकि अपनी निवेश प्लस के अंदर मान लो या इंडेक्स प्लस में या सिप में या पुरानी एंडोमेंट प्लस थी, उस पॉलिसी के अंदर अपने पास में अगर आप देखोगे तो सब में अपन प्लस में है, कहीं भी माइनस वाली चीज नहीं। और आप ये सोचोगे कि सर इंडेक्स प्लस में इनको मिलता क्या है, अपन खाएंगे क्या, कैसे काम चलेगा। अरे भाई नैसे तो कुछ अच्छा है। आप ये देखो, आप नंबर एक, नंबर दो, अपना रिन्यूअल कमीशन उसमें वही 4.5% है, उसमें 5% है, इसमें 4.5% है। अब आप सोचोगे सर 4-5 साल 6 साल बाद में वो तो सरेंडर करके बाहर आ जाएगा। तो सरेंडर की अगर बात करते हो तो मेरी खुद की एक पॉलिसी, जीवन लाभ पॉलिसी, सॉरी वो जीवन आनंद पॉलिसी, 35 लाख का सम एश्योर्ड, 9 साल चली हुई पॉलिसी, उस आदमी ने सरेंडर कर दी, बंदे ने, पॉलिसी होल्डर ने। मैंने जितनी समझाना था, मैंने इवन एसडीएम तक उस बंदे से बात कराई, लेकिन नहीं मेरे को चाहिए तो सरेंडर करानी तो करानी। अगले बंदे का पैकेज 80 लाख रुपए का, आईआईटी किया हुआ है बिट्स पिलाने से उसने, और पुणे में वो पोस्टेड है। 80 लाख रुपए का उसका पैकेज है। मेरे को 1.25 लाख रुपए प्रीमियम था उसका केवल। मैंने 30 साल की टर्म दे रखी थी जीवन आनंद उसकी, 9 साल प्रीमियम चल गया था। तो सरेंडर तो कोई भी किसी भी स्टेज में कैसे भी हो सकती है। लेकिन जब आप मार्केट बेस्ड प्लान दोगे ना, तो स्थितियां क्या रहेगी, जैसे उसने कहा तो उसका जितना पैसा जमा हुआ है उससे अच्छे खासे रिटर्न के साथ में उसको आप पेमेंट दे रहे हो। उस वक्त आपको उसको नई पॉलिसी करने के लिए कि चलो ठीक है इसका तो आपको पैसे की जरूरत है ये तो ले लो, लेकिन अब एक किसी तरीके का एक प्लान और डाल देता हूँ, बड़ा नहीं तो छोटा ही ले लेते। होता क्या है, कस्टमर की चीज समझ में आती है कि हाँ यार इसने टाइम पे अपने को दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे साथ में ये होता है कि 80% पॉलिसियां अगर बीच में कोई सरेंडर भी हो रही है, मार्केट से रिलेटेड पॉलिसियां, तो वहां से मैं नई पॉलिसी करके उठता हूँ। नई पॉलिसी मिलती है 80% के अंदर। यहाँ पर सीधी सी कैलकुलेशन है कि आप रिलेशन बनाते चले जाओ। अपन क्या है, रिलेशन बनाते नहीं है, शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं अपन, कि अपन आज मिले, एक बार मिले, 2 बार मिले और अपने को तुरंत पॉलिसी मिल जाए, या 3 मीटिंग की जिसमें अपने को तुरंत पॉलिसी मिल जाए। धीरे 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 अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते जाओ। एक जैसे इस साल मतलब दिसंबर 25 की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने क्या किया कि आप सब लोगों के साथ में भी ऐसा होता होगा कि जैसे एक छोटा सा आइडिया आपको मैं देता हूँ कि आपके फोन में जितनी भी लिस्ट है, फोन बुक में जितने नंबर हैं, आपके फोन में जितने नंबर सेव हैं, आप खुद ये सोच के देखो कि कम से कम भी उसमें से 500 नंबर ऐसे होंगे जिनसे आपने पिछले 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल में बात नहीं की होगी एक बार भी। और ये पॉसिबल भी नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी नहीं कर पाता हूँ बात। लेकिन क्या करें,
एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट आती है, दो लिस्ट होती है, एक तो ग्रुप बनता है और एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट आती है। आप क्या करें, जिन लोगों से आपकी बात नहीं हुई है, मान लो 500 आपके मोबाइल में टोटल 5000 कॉन्टेक्ट थे, 5000 में से 500 आदमी ऐसे हैं जिनसे आपकी बात पिछले 4-5 साल में नहीं हुई, तो 256 आदमियों की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ और उनको 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 3 दिन में या डेली ऐसे कोई भी मोटिवेशनल मैसेज डालना आप चालू कर दो। एक रूटिंग होती है, राम राम साहब, जय सिया राम, राधे राधे, आपसे मिले काफी दिन हो गए हैं और खूब कोशिश कर रहा था लेकिन समय अभाव के कारण मैं आपसे नहीं मिल पा रहा था, आप मुझे आदेश करें मैं कब आपसे मिल सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने से बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि सामने वाले को लगेगा कि इसने इंडिविजुअली मेरे को मैसेज किया है। आपने एक बल्क में एक साथ 256 आदमी को मैसेज भेज दिया, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि मेरे को इंडिविजुअली उसने मेरे को मैसेज किया है। वो बंदा आपको उस मैसेज का जवाब देगा, या हाँ ठीक है कभी भी आ जाओ या संडे को आ जाओ, जो भी टाइम आपको देता है। आप अपनी उसको डेली प्रायोरिटी लिस्ट में ले लो, जो अपॉइंटमेंट की डायरी है उसमें उस चीज को नोट कर लो और आप उससे जाके मिलो। मैंने 45-46 पॉलिसियां सिर्फ इस ट्रिक से निकाली हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। 46 पॉलिसीज आप ये देख लीजिए। और वो लोग, मैं उनसे बात कर ही नहीं पाता था, मिल ही नहीं पाता था। एक बंदे ने तो, जब मैंने उसको मैसेज किया तो उसका हैंड टू हैंड फोन आया कि यार आज अशोक कैसे याद आ गई तेरे को। मैंने कहा सर क्यों याद नहीं कर सकता क्या, मैंने कहा बताओ मेरे को क्या बात है, ऐसा ऐसा आपने ऐसे कैसे कर दिया। ऐसे होते होते यार चल ठीक है, तूने कई दिनों से मैं सोच रहा था क्या है क्या नहीं, मेरे तो दिमाग से निकल गया था, तो मैंने सीधी सी कैलकुलेशन ये लगाई कि चल वो पोते की और पोती की पॉलिसी करनी है, क्योंकि ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की पॉलिसी करनी है। कई दिनों से मैं सोच रहा था किससे लूं क्या लो, तो मेरा आपका दिमाग से निकल गया था मेरे कुछ, लेकिन आज आपका मैसेज देखा तो मेरे को लगा कि तो ठीक है तो आप आ जाओ। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुछ लोग क्या करेंगे, इमीडिएट तुरंत जाके भाग के उस पॉलिसी को कर देंगे कि हाँ ठीक है सर अभी आ रहा हूं मैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो बाबू जी आज और कल 2 दिन में थोड़ा सा बिजी हूँ, संडे को अपन आराम से बैठेंगे, साथ साथ चाय नाश्ता करेंगे और बैठेंगे। मैं उनके घर पे गया, मतलब देखो ये चीजें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको भी ऐसा करना है। मैं सुबह गया तो मेरे को पता है कि उनके घर में टोटल 6 मेंबर है, उनका बेटा, उनके बहू, उनका पोता, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, और 2 वो हस्बैंड वाइफ, 6 मेंबर हैं टोटल। मैंने क्या किया, 6 के बजाय 8 समोसे खरीदे और आधा किलो जलेबी ले ली, लेके चला गया उन्हीं के घर में, उन्हीं के साथ में बैठ के नाश्ता किया। उन्होंने 2 बार तो चाय पिलाई और सबने बैठ के नाश्ता किया, तो एक माहौल बिल्कुल घर का सा हो गया, हेल्दी माहौल हो गया। सॉरी। उसके बाद में कि यार इन दोनों की एक पॉलिसी कर दो। अब वो कर रहे थे 50-50 हजार रुपए की, दोनों का 1 लाख रुपए साल का डाल दो। मैंने उसको खींचते खींचते दोनों का, मैंने कहा जी 6-6 हजार रुपए की करते हैं। स्टार्टिंग मैंने 8-8 हजार रुपए से किया था, 1 लाख रुपए का किया था, दोनों का 1-1 लाख रुपए, मैंने कहा 2 लाख रुपए के करेंगे। और वो 2 लाख का क्लोज नहीं हो, फिर 1.5 लाख पे क्लोज हुआ। उन्होंने 1 लाख के लिए कहा था, मैंने 2 लाख के लिए किया, फाइनली वो 1.5 लाख पे क्लोज हुआ। कम से कम 50 हजार रुपए का प्रीमियम तो मेरा बढ़ा उनके हिसाब से, अगर मैंने थोड़ा सा उनको इंसिस्ट किया। कोई रिबेट नहीं, कोई किसी तरह की कोई बात नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, चुपचाप करके, और मैं मेरी 2 पॉलिसियां लेके आ गया। इसी तरीके से डे बाय डे 46 पॉलिसीज मैंने इसमें से निकाल लिए। तो सीधी सी कैलकुलेशन ये है कि आप पार्टी से सीधे के सीधे रिलेशन बना के रखिए, और ये रिलेशन ही आपको पे करेंगे। आप इंस्टेंट उनसे किसी भी तरीके के कोई ये मत सोचो कि भाई मेरे को अभी पॉलिसी लेनी है, टाइम के साथ में वो सब चीजें आपको पॉलिसी देंगे। बाकी अगर कहीं किसी को कोई चीज है कोई, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। आगे मैं चाहूंगा कि विजय भाई इस चीज को आगे कंटिन्यू करें थोड़ा सा, कि एक बार देख लीजिए भाई, विजय भाई कोई कहीं कोई बात हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई लग रहा है कहीं कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति, तो आप एक बार पूछ सकते हो, बाकी तो आप देख थैंक यू लीजिए सर। सभी कुछ। सर थैंक यू। वो एक थैंक यू भाई। किस्सा स्पेशली, बहुत ऐसे किस्से आपके साथ तो बहुत पुराने हैं, हम्म। और इतने हैं कि आपके प्रेजेंटेशन के स्टाइल्स थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि आप डायरेक्टली भिड़ हम्म। जाते हैं कस्टमर के साथ।
क्योंकि या आपका रिलेशन बेस इतने साल का है, तो अभी नए हम्म, एजेंट रहते हैं तो ये रिलेशन बिल्ड बहुत मुश्किल होता है ना उनको। या बहुत सारे एजेंट ये कहते हैं कि सर अभी पॉलिसी का बात करें तो मजा नहीं आता है, मतलब लोग बोलते नहीं है कि सर हाँ हाँ पॉलिसी लेना है, नॉट इंटरेस्टेड। तो एजेंट्स ये चीजें बहुत कॉमनली लेते हैं। या अभी LIC का रिटर्न आपने एक जो बहुत अच्छा सा ये दिया कि जो 173 टेबल जो है, हम्म 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का 29 लाख रुपीज का रिटर्न LIC ने दिया है। और यस 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 बिल्कुल। ये सबसे बड़ा टूल है कि LIC कितना रिटर्न दे सकती है, ये हमको दिखाने के लिए होता है। हाँ अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 2002 के बाद 2025, अभी 23 साल हाँ, में अगर इतना गुना 23 रिटर्न ईयर अच्छा में, मिल सकता है, हाँ। 23 ईयर के अंदर। मैं तो ये इसका देखो आपको स्टेटस भेज दूंगा, स्टेटस भेज दूंगा आपको इसको मैं भी। आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ये चीज। नहीं, ये ऑलरेडी एक केस हुआ था कोल्हापुर ब्रांच का, बीच में आया था। कस्टमर हम्म वाज इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज ऑन दैट प्लान, और उसका हम्म। 29 लाख रुपीज मैच्योरिटी था। मार्च में मेरा सेशन था, दैट टाइम 9 तारीख को, यस यस कोल्हापुर में, एग्जैक्टली। फिजिकल हाँ हाँ फिजिकल। हाँ। तो हम्म। वो मुझे मिला हुआ था, मेरे पास है आई थिंक वो हाँ हाँ। एक कस्टमर का है। और अभी आपके पास तो बहुत पावरफुल है कि आपके पास वो ऑलरेडी है, ये यस। सोचने वाली चीज। लेकिन अभी हम्म क्या है कि मार्केट टाइट है, लोग कहते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट करना है, बिजनेस करना है, ये चीज चाहिए। हम्म। तो कहीं ना कहीं LIC का इफेक्ट है उसमें, ऐसा लग रहा है। भी आपका एक्सपीरियंस जो कहता है वो। देखो मेरा एक्सपीरियंस भाई, मैं 35 ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। पिछले अगर 2 साल 3 साल में उठा के देखें ना, तो हर एक आदमी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में घुस रहा है। लेकिन आप लंबे समय का आप उठा के देखो कि आप मार्केट में या शेयर मार्केट में कितने परसेंट गेन कर पा रहे हो। मेरे हिसाब से 15-16%, 18% से ज्यादा कभी भी नहीं मिला, लेकिन वहां पर पूरी की पूरी रिस्क है। आज जैसे अभी रिसेंटली एक छोटी सी का एग्जांपल बताता हूँ मैं, मेरे एक क्लाइंट के साथ में घटना घटी। मैंने उस आदमी की पॉलिसी कर रखी थी, एक तो जीवन, ये 173 जीवन प्लस, 2002 की करीबी पॉलिसी थी। एक पॉलिसी मैंने उसकी कर रखी थी 149 जीवन आनंद पॉलिसी। 2002 से 2001 से उसकी, मतलब 2001 की आनंद है, 2002 की जीवन प्लस है, उसका 25,000 रुपये में प्रीमियम उससे ले रहा था। उसके बाद में एक बंदा उसके पास में अभी करीब 2015-2016 में आया, और उसने क्या, साहब आपने कहा जीवनानंद पॉलिसी के लिए उसको मिसगाइड किया कि सर उसमें 3% 4% आपको रिटर्न मिल रहा है, ये वो ऐसा वैसा, उसने उसको बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया। और ब्रेन वॉश करने के बाद में उसने खुद ने ही लेके उस पार्टी की पॉलिसी को ऑफिस में ले जाके जमा करा दिया। आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स मान लीजिए, तो जैसे ही मेरी वो पॉलिसी ब्रांच में पहुंची सरेंडर के लिए, तो वहां जो बंदा सरेंडर करता है, उसने कहा यार अशोक तेरी एक पॉलिसी हमारे पास सरेंडर के लिए आई है, और किसी दूसरे उसके मतलब इसमें एक एजेंट के सिग्नेचर नहीं है, किसी ने वैसे ही विटनेस किया हुआ है। तो हमने आपके कोड नंबर देखे तो थोड़ा सा दिमाग में आया कि एक बार आपसे शेयर कर लें। तो मैंने कहा नंबर और नाम बताओ मेरे को। उसने नाम बताया उसका। मैंने कहा ये एड्रेस से कुछ, हाँ ये का यही है। तो मैंने कहा इसको आप सरेंडर मत करो, रोक दो इसको, ऐसा कैसे, मैंने कहा। और मैं पार्टी से कंसर्न लाके आपको मैं बता दूंगा, या मैं आपको वापस कॉल बैक करता हूँ, उसके बाद में उसको सरेंडर कर देना। मैंने उस पार्टी को फोन किया, मैंने कहा सर मैंने जो पॉलिसी की थी उसका प्रीमियम आपने इस साल का भरदा था कि नहीं भरा था? तो क्या यार अशोक को तो तेरे को ही याद है। मैंने कहा सर आप ये बताओ, प्रीमियम भरने का मेरे को याद है। प्रीमियम देखो, वर्डिंग आप सुनना, देखो जो चीज मतलब मैं जैसे यूज करता हूँ ना वो वाली चीज है। मैंने कहा सर प्रीमियम भरने की तो बात आप कर रहे हो कि तेरे को याद होगा, मेरे को क्या पता। और मैंने कहा जब आपने पॉलिसी सरेंडर करने के लिए दी, उस वक्त आपने अशोक को एक बार भी नहीं पूछा कि भाई मैं सरेंडर के लिए दे रहा हूँ? तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ सर कि यार सरेंडर के लिए, मतलब वो उसको भी शौक हुआ कि यार इसको कैसे पता पड़ा। तो मैंने कहा सर आपने पॉलिसी दी है, और किसको दी है? मैंने कहा सर आप ये बताओ मेरे को, कौन एजेंट था, या आप खुद जमा जा करा के आए हो? क्या नहीं यार वो अशोक, अब जब तेरे को पता ही पड़ गया तो ऐसा है, वो म्यूचुअल फंड वाला था, ऐसा था वैसा था, ये वो ऐसे। मैंने कहा सर अब उस पॉलिसी को सरेंडर कराना है या नहीं कराना, पहले तो ये बताओ आप मेरे को। अब जब इस तरीके की बात आई, उसने कहा यार तू देख ले अब तेरे हिसाब से क्या करना है, तेरे को लगता है करानी है तो ठीक है, तेरे को लगता है नहीं करानी तो नहीं। मैंने कहा सर मेरे हिसाब से तो आपको नहीं करानी चाहिए।
होल लाइफ रिस्क कवर है, अच्छा रिटर्न आ रहा है, और 5 साल बाद में आपकी मेच्योर हो रही है पॉलिसी वो। 2021 में उसकी पॉलिसी वो मेच्योर होने वाली थी। होने के बाद में उसने वो बिटिया की शादी के हिसाब से उसने ली थी। उसकी बेटी उस वक्त 3 साल की थी, और 18 साल की मैंने उसको टर्म दी थी। अब ये कहोगे कि यार 18 साल की क्यों दी उसको, बोनस कमर हुए? देखो ये क्या है, ये सब चीजें अपनी है। अपने को जिस वक्त जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उस वक्त उसकी सारी चीजें बता के और वो का वो सेम प्रोडक्ट उसको बेच दो। जिससे क्या होता है कि आपका एक फेथ डेवलप होता है टाइम के साथ साथ। मैंने उसको ये कहा था कि 21 साल की बिटिया होगी सर, 21 साल की एज पे मैं आपको इसके अंदर आपका डबल पैसा दे दूंगा। उस आदमी ने उस हिसाब से पॉलिसी ले ली, बात हो गई चल गई। तो कहे चलो ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, मैं उससे बात कर लूंगा। वो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा था, म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न है, ऐसा है वैसा। मैंने कहा सर आप एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करके अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। और अब मैंने कहा अपनी पॉलिसी में तो 3 ही साल बचे हैं, मैंने कहा तो आपको जितना नुकसान, इस पैसे को आप वहां इन्वेस्ट करके जितना गेन करोगे उससे ज्यादा आपको एलआईसी की पॉलिसी दे देगी। मैंने कहा ये मेरे से लिखवा लो, आज आप उससे कैलकुलेट करा के रख लो ये सब चीजें। अल्टीमेटली वो कन्विंस हो गए और उन्होंने उस पॉलिसी को सरेंडर नहीं किया। अब उसके साथ ही उन्होंने क्या किया, म्यूचुअल फंड की एक सिप उन्होंने चालू कर दी थी। सिप चालू करने के बाद में अब जीवन आनंद का उनके पास में पैसा आ गया। उस पैसे को उन्होंने कहा कि यार अशोक मैं क्या करूं, म्यूचुअल फंड में लगा दो। मैंने कहा जी बिल्कुल भी मत लगाओ, अपन बिटिया का रिश्ता शादी कभी भी कर सकते हैं, इसको बैंक की एफडी में डालो। चाहता तो मैं उसको 5 साल के लिए अपने किसी भी सिंगल प्रीमियम निवेश प्लस में या उसमें ला सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने कहा सर बिटिया की अपन शादी कभी भी कर सकते हैं, इस पॉलिसी को बैंक एफडीआर में डाल दो। यार म्यूचुअल फंड में डाल दूं मैंने कहा सर म्यूचुअल फंड के लिए भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है आपका मूल पैसा भी नहीं मिले अगर मार्केट क्रैश होया हुआ हो तो। उस आदमी ने पता नहीं, अब मैं ये कह सकते हो कि कई बार क्या होता है कि दिमाग में जब कोई जैसे हो जाता है तो बैठ जाती है, तो उसने क्या किया, उस पैसे को अपनी वाइफ के नाम से एफडीआर करा दिया। ऐसे कैसे, अमाउंट ज्यादा नहीं था, 9.5 लाख रुपए के करीब थी। 5 लाख की जीवनानंद पॉलिसी थी, उसका 9,46,000 ऐसे कुछ मिला था। उसने ऐसे कैसे उसकी बैंक एफडीआर वाइफ के नाम से करा दी। उधर उसकी सिप चल रही थी। चलते 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 2022 में जब कोरोना के टाइम के अंदर जब मार्केट क्रैश हुआ था, मार्केट क्रैश हुआ, आप देखो क्या लोगों को उसका मूल पैसा भी मिला था? नहीं था। दूसरी चीज, उसको अपनी बिटिया की शादी करनी थी, उसका मूल पैसा उसको नहीं मिला। और अगर उस जगह पर आप होते तो आपकी हालत क्या करता वो, या आप क्या कर लेते उस वक्त? ये राइट है। उस आदमी ने, मतलब अभी भी जैसे मैं कहीं बैठता हूँ ना, तो वो खुद, कोई जैसे उसके पास मिलने वाला आया हुआ है, जैसे मैं उसके पास चला गया मिलने के लिए, और उसके पास कोई उसका दोस्त मिलने वाला है या कोई भी रिश्तेदार आया हुआ है, वो आगे होके मेरे से इंट्रोड्यूस कराता है, और वो ये सारी के सारे किस्सा उसको सुनाता है कि यार इस आदमी ने मेरे को ऐसे ऐसे बचाया। और एक चीज तो बताओ आपके बारे में, अभी आपने एक हम्म, सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला, सबके लिए सोचने हम्म, वाला पॉइंट है। हम्म, सबके लिए, सारे एजेंट्स के लिए एक सोचने वाला पॉइंट है। आपने जो अभी ये किस्सा बताया, हम्म, अगर स्टडी कर ले इस केस में, हम्म, तो ब्रांच में पता चला कि ये अशोक भाई की पॉलिसी है, तो अशोक हम्म, भाई को फोन करके पूछना है कि इसको सरेंडर करना है कि नहीं करना है। हम्म। अभी यहाँ पे अगर दूसरा कोई एजेंट रहता तो सीधा सरेंडर हो जाता था। लेकिन बिल्कुल पक्का, आपके बारे हंड्रेड में ऐसा परसेंट हो क्यों जाए। हुआ कि आपके बारे में, अभी इसका एक आ- रीजन आप बताने से बेटर मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं आपके पास बहुत बार विजिट कर चुका हूँ और आपके साथ ब्रांच में बहुत बार गया। या हाँ हाँ। अशोक सर को हर ब्रांच में, मतलब उनकी जो ब्रांच है खास, उस हम्म, ब्रांच में हर स्टाफ पर्सनली जानता है। इतना इनका रिलेशन ब्रांच स्टाफ के साथ है। हम्म, तो सोचो, ये अशोक सर की पॉलिसी है। ये जब उसको पता चला कि ये सरेंडर करना है, तो उन्होंने डायरेक्ट इनको फोन किया। ऐसा ये केस नहीं, रिन्यूअल का कुछ काम है और कोई डायरेक्ट कस्टमर इनका गया ब्रांच में, तो पहला फोन इनको आता है, अशोक यार तेरा एक कस्टमर ब्रांच में आया है, क्या करने का है। पहले इनको पूछा जाता है कि क्या करना है हम्म, उसके बारे में। हम्म, यार ये मैच्योरिटी वाला पॉलिसी तुम्हारा आया है, कोई दूसरा एजेंट लेके आया है। ये मैंने हम्म, एक्सपीरियंस किया हुआ है इनके साथ, और इतना पावरफुल रिलेशन है। और यही रिलेशन की बदौलत इनके पास लास्ट टू लास्ट ईयर, मेरे हिसाब से 2-3 साल पहले की बात है,
मेरे हिसाब से 12 या 15 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम हमने एक साथ उठाया था एक क्लाइंट का, दो यस, साल का। यस, उसको आप यस, सर्विस हाँ। दे रहे थे, 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए कैश लेके आया था क्लाइंट आपका ब्रांच में। हम्म। और वो चलने की स्थिति में नहीं था, नहीं, ब्रांच वालों ने उसको बहुत तकलीफ दिया था, वो किस्सा आपने बताया था लास्ट टाइम। हाँ, सिंपल नहीं ये एक वो, चीज है कि हाँ, सर्विस इज मस्ट इम्पोर्टेंट इन द LIC। लेकिन यू आर नॉट अ सर्विस एजेंट। मतलब हम लोग जब सोचते हैं ना कि यार ये LIC में काम करना है, बिजनेस लाना है, तो सर्विस के हिसाब से काम करे, तो नहीं, सर्विस के हिसाब से नहीं। वी आर रिन्यूअल, नॉट रिन्यूअल एजेंट, वी आर NB एजेंट, बट सर्विसिंग सिस्टम जो यस। सर ने स्ट्रांग रखा, वो सबसे बड़ा पार्ट है। इसी की बदौलत आज 35 साल हो गए इनको, अच्छा कमीशन भी अच्छा रेगुलर है, इनकम अच्छा रेगुलर चल रहा है इनका। हर क्लाइंट के पास जब भी जाते हैं बैठते हैं तो प्रीमियम लेके ही निकलते हैं। अभी आज ये तक कभी बीच दिक्कत में नहीं आया। इन्होंने, हाँ, बीच में विजय भाई बात काट रहा हूँ। अब ये देखो, बोलिए। एक जो ये जिस जिस क्लाइंट के लिए बात कर रहे हैं ना, उस क्लाइंट का अजीब सा सीन है। उस आदमी ने अकेले ने मेरे को 16 लाख रुपए का प्रीमियम दिया था, सिंगल शॉट प्रीमियम दिया था, और आगे होके कॉल करके दिया था उसने। लेकिन वो प्रीमियम देने से पहले उस आदमी ने नेट 5 साल तक मेरे को चेक किया। मैं ब्रांच में चढ़ रहा था, दोपहर का टाइम था, करीब 12:45 के आसपास की बात है। मैं ब्रांच गया था, तो वो भी सीढ़ियां चढ़ रहा था। हमारी ब्रांच सेकंड फ्लोर पर है। तो हम 2-3 स्टेप चढ़ने के बाद में उसने कहा कि यार LIC वाले है ना, कस्टमर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, 2-2 मंजिल पे, 3-3 मंजिल पे ऑफिस रखते हैं, और कस्टमर इनकी तरफ से चाहे मरे चाहे जिए, कोई मतलब नहीं है उनको, कोई लिफ्ट वगैरह की व्यवस्था नहीं है। ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के अंदर है, तो वहाँ लिफ्ट है, जाते ही पानी चाय कॉफी सब कुछ मिलता है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर चढ़े जब तक, तो मैं उनकी सुनता रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो दो जने थे आपस में साथ साथ बात करते हुए चल रहे थे जो। उनके पास एक जूट का थैला था। उसके पास में उनका जो प्रीमियम था, वो प्रीमियम था 8,32,000 रुपये। उन्होंने जूट के थैले में कैश भर रखा था अपना पैसा। जयपुर राजस्थान से हूँ भाई मैं। तो ऊपर चढ़े तो फर्स्ट फ्लोर के बाद में मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप बिल्कुल सही करे हो, LIC बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की जो है वो सीधी सीधी सी जो है, वो सीधी कैलकुलेशन ये होती है कि आप हमें पैसे दो, और जब आप लेने के लिए जाओगे उस वक्त कहेगी कि इतने पैसे हमने आपको लिफ्ट में चढ़ाने के काट लिए, इतने पैसे हमने आपको पानी पिलाए उसके काट लिए, इतने पैसे आपको चाय कॉफी पिलाई उसके काट लिए, अब ये बचे हैं जो आप अपने ले जाओ। LIC आपको न पानी पिलाएगी, आपको प्रीमियम जमा करने के लिए लाइन में लगेगी, जब तक आपका नंबर आएगा, जब तक लंच हो जाएगा, फिर आपको आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप कहोगे उसको, तो फिर कोई ना कोई आपके टांग अड़ा के कह देगी भैया आज नहीं कल आना। और एग्जैक्टली उसका पेन वगैरह ये अपडेट था नहीं। और जब पेन वगैरह ये अपडेट नहीं था, तो जब वो प्रीमियम बढ़ा था तो उन्होंने मना कर दिया कि आप पैन कार्ड लेके आओ और हम कैश नहीं लेंगे, ये वो, इस तरह की बातें होती रही। ये बातें 2006-07 की बातें बता रहा हूँ मैं, अभी रिसेंटली कोई वो नहीं। उसके बाद में उसने देखा तो ये बातें होते, अब संयोग से ऐसा कैसा ही हुआ, लंच जाते ही वो लाइन लगी हुई थी, तो जब तक उनका नंबर आया उससे 2 बंदे और आगे थे, लंच हो गया। तो फिर आधे घंटे तक बैठो पहले लंच। आज भी LIC में अपने लंच होता है तो अपने को वेट ही करना पड़ता है कस्टमर का, अपने ऐसा नहीं है कि भाई कंटिन्यू काउंटर चलते हैं। चलती रही बात। वो उसके बाद में एग्जैक्टली जैसे ही उसका नंबर आया, तो कि इसका वो DGS लाओ, और ये फार्म लो, और इतने कैश नहीं देंगे, पैन कार्ड अपडेट कराओ, और ये सब चीजें सब उसको, मतलब कुल मिला के उसका वो नहीं हो। अब वो मेरे को ढूंढता ढूंढता आया कि यार वो जिसने अपने को कहा था वो क्यों, वही बातें अपने साथ में घट गई। संयोग से मैं सामने बैठा, दिख गया उनको। अब देखो क्या होता है, कुछ सरकमस्टांसेस जैसे पैदा होते हैं जिनके लिए आप और हम कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं कि भाई आपको कैसे क्या करना है। संयोग से जो अपने चाय बेचने वाला आता है, वो अपने वो केटली भर के लेके आया। तो मैंने कहा जी कि यार आपने जो कहा था वही हो गया। तो मैंने कहा जी चलो बैठो, आप पानी पियो। फिर चाय पिलाई उसको, तो उसने फिर पूरी घटना बताई कि ऐसे ऐसे उन्होंने मना कर दिया। अब मैं उसका प्रीमियम देखूं, जो उसने नोटिस मेरे को पकड़ा है, तो मैं एक बार उसकी शक्ल देखूं, एक बार उस नोटिस की तरफ देखूं। मैंने कहा यार इसकी कोई, मतलब उसको देख के कोई ये जज नहीं कर सकता था कि ये 8,32,000 रुपए बैग में लेके घूम रहा है, ये रिन्यूअल प्रीमियम जमा कराने के लिए आया है। वो पॉलिसी उसने करा रखी थी हैदराबाद से, बंदा रहता है सऊदी में, रेजिडेंस है उसका जयपुर में, और गांव है उसका सीकर में। चार सीन देखिए उसके। पॉलिसी हैदराबाद से है, बंदा सऊदी में रहता है, यहाँ जयपुर के अंदर उसका मकान है, और गांव है सीकर के अंदर।
मैंने कहा सर जो इन्होंने कहा है ऐसे ही होगा, पैन कार्ड चाहिए, कैश जमा होगा नहीं होगा, चेक चाहिए, ये वो सब चीजें। तो क्या यार मेरे को फिर आना पड़ेगा। मैंने कहा सर आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने मेरी गाड़ी में उनको बिठाया, बिठा के उनको घर पे गया। मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा नाश्ता आज तक नहीं किया। जिस तरह का उसने मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, मेरे को नाश्ता कराया, और जब निकलने लगा मैं उनके घर से, मतलब अपने इंडियन करेंसी में कम से कम भी 2,000 रुपये उसकी कॉस्ट होगी, जो उसने मेरे को टॉफियां दी वहां की, सऊदी की, बच्चों के लिए। उसने करीब 2 किलो के करीब वो टॉफी थी। मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम 2,000 रुपये उसकी कॉस्टिंग थी। 2005-6 की मैं बात कर रहा हूँ। वहां से लाया हुआ नाश्ता, वो खजूर की जो वो स्वीट्स होती हैं, वो इस तरीके की, मतलब मैंने मेरी जिंदगी में आज तक उस तरीके का नाश्ता नहीं किया। मतलब फ्रिक्वेंटली आप सब लोगों से ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ये चीज। ठीक है, मैंने जमा करा के प्रीमियम जाके रिसिप्ट दिया नेक्स्ट पे उसको। फिर बात खत्म हो गई। अब नेक्स्ट ईयर का फिर प्रीमियम ड्यू हुआ, तो मैंने तो सारा सब कुछ नोट कर लिया था। मैंने उसको कॉल किया। उस वक्त बाहर फोन करने का भी चार्जेस लगता था। मैंने सऊदी उसको फोन किया, दूसरे साल का फिर प्रीमियम लिया। फिर तीसरी साल उसको फिर कॉल किया, चौथी साल फिर कॉल किया उसको, बीच में उसको बात करता रहता था, मैसेज वगैरह डालता रहता था। पांचवें साल फिर कॉल करके प्रीमियम लिया। ये उसका प्रीमियम जो आता था वो जुलाई में आता था। पांचवी साल अक्टूबर पे वो दीपावली पे जयपुर आया। आके उसने मेरे को फोन किया कि यार अशोक, को बच्चों के लिए मिठाई वगैरह लेके आया हूं मैं, तो लेके जाना। अब अपन लोगों की आदत क्या है, देखो जहां भी अपने को कुछ फ्री में मिलता है ना, तो अपन ये सोचते हैं कि ले आए हैं, अपने को बस टूट के पड़ते हैं, जैसे अपने को कुछ कहीं मिलता नहीं है ना। मतलब एक अपने में, मतलब इस चीज को कोई भी भाई अदर वे में नहीं ले। मैं प्रैक्टिकल जो अपन लोगों की आदतें हैं ना, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, और मैं उनसे बचा हुआ नहीं हूं मैं भी। तो मेरे दिमाग में आया कि यार उसने मेरे को फोन किया है कि यार दीपावली पे बच्चों की मिठाई लेके जाओ, तो मैं तुरंत, मेरे को भाग के जाना चाहिए था, और मैं गया भी। लेकिन जैसे ही मैं उसके घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर था, तो मेरे दिमाग में एकदम से शॉट आया कि यार बच्चों के लिए मिठाई वो मेरे लिए लेके आया है, तो मैं उसके लिए क्या लेके जा रहा हूँ। जयपुर की अच्छी मानी हुई शॉप है, काना करके नाम से है यहाँ पर। सबसे अच्छी स्वीट्स उसके यहाँ पर मिलती हैं, और सबसे क्वालिटी आज तक उसने मेंटेन किया हुआ है। वहां से मैंने करीब करीब 5 किलो स्वीट्स खरीदी। उस वक्त उन 5 किलो स्वीट्स का मेरे जो खर्चा आया था, वो करीब करीब 3200 रुपये खर्चा था। मैं वो लेके गया, वो मैंने उसको दी, तो उसने कहा कि इसकी क्या जरूरत थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें से आधी मिठाई तो उसमें से उसी में से मेरे को दे दी उसने। और कम से कम भी 5 किलो के करीब मिठाई वो वहां से लेके आया था, वो दी मेरे को उसने। और 2 किलो के करीब खजूर, वहां के जो नट्स होते हैं, वो लेके आया। मतलब मेरे को करीब करीब वहां से मैं टोटल 10 किलो वजन खाने की चीजों का लेके मैं निकला। और उसके बाद में क्या अशोक, आज तो ठीक है, मैं अभी पूरे एक वीक आया हूँ। कल परसों में जब भी बैठे, तो यूं करना, एक वो पॉलिसी देख लेना तेरे को जो अच्छी लगे जो। अब आप ये सोचो, कितना प्रीमियम आप सजेस्ट करोगे उनको। मैंने बहुत से यूं करके, और मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए, मैंने कहा ये 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए प्रीमियम दे दें, 4 मेंबर हैं तो अपने लिए बहुत होगा। मैंने 10-1 लाख रुपए बहुत हिम्मत करके बोली मैंने कहा कहीं वो नहीं कर दे। मैंने कहा साहब, उसने खुद ने यूं किया, तुम यूं करो कि 4-4 लाख रुपए चारों का हमारा डाल दो आप। मैं 2.5-2.5 लाख रुपए की सोच रहा था, उसने आगे होकर यूं करो, ये 4-4 लाख रुपए का इनका आप डाल। तो 16 लाख रुपए का प्रीमियम उसने आगे होके बिना किसी उसके मेरे को प्रीमियम दिया। उसके बाद में करीब करीब जो और मैंने पॉलिसियां की हैं आफ्टर देन, वो 16 लाख रुपए के बाद में करीब करीब 30-1 लाख रुपए का प्रीमियम। आज की तारीख में टोटल 46 लाख रुपीज का प्रीमियम उस एक पार्टी से ले रहा हूं मैं। और सऊदी के अंदर उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है वहां पर, ये मान के चलिए आप। भगवान तो देता है, चप्पर फाड़ के देता है। देता, मतलब ये सब चीजें मैं ये मान के चलता हूँ कि रिलेशन और सर्विस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये कहोगे कि यार रेनॉल्ट प्रीमियम के लिए अब आप असिस्टेंट रखो तो वो, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहां आपको ये लगता है ना, देखो आप और हम क्या करते हैं, एक ही पार्टी के पीछे पड़े रहते हैं, इसी को निचोड़ते रहो निचोड़ते रहो निचोड़ते रहो। नो डाउट अपने को उससे मिलना चाहिए, फैमिली से बिजनेस निकलना चाहिए।
लेकिन अब आप ये देखो कि 5-6 साल से जब किसी पार्टी के साथ में आपके रिलेशन हो जाते हैं ना, तो उसके अंदर तक की स्थिति क्या है आप लोगों को पता पड़ जाती है, या अपन लोगों को अपन आराम से जज कर लेते हैं। अपने को लग जाता है कि अब ये प्रीमियम आगे और नहीं देना, या देगा तो कोई छोटा मोटा प्रीमियम देगा, तो इतनी मेहनत मैं यहाँ करूंगा इसके बजाय कहीं मैं दूसरी जगह पर करूं। तो मैं क्या करता हूँ, उनको उठा के सीधा का सीधा इनएच कर देता हूँ। इनएच करने के बाद में पार्ट चला गया मेरे असिस्टेंट के पास में, वो कॉल करना, उसको याद दिलाना, साल भर के अंदर वो उस आदत में आ जाता है कि आपको न फोन करना पड़ता है न और कुछ करना पड़ता है। ये जरूर है कि जो असिस्टेंट है वो सारे के सारे नैच को 5वें दिन 6वें दिन चेक कर लेता है कि उसका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मुश्किल से 1 से 2% ईसीएस बाउंस होती हैं, उनको वो कलेक्ट करके जमा करा के वो कर देता है। लेकिन अब आप ये देखो कि अगर आपको 4,000 5,000 क्लाइंट्स का आपको जाके हर महीने के महीने कलेक्शन लेना हो, और एक मुश्किल से 15 20 25 30 आदमियों से आपको कलेक्शन लेना हो, तो आपके पास में सर्विस पार्ट कितना बच जाता है। हर स्टेज पे आप ये देखो, आप अपना फोकस ये रखो कि मैं न्यू बिजनेस को कैसे फोकस कर सकता हूँ। रिन्यूअल तो आपकी मतलब पेंशन हो गई, उसको तो दिमाग लगाओ ही मत आप। जिस दिन आपने रिन्यूअल कमीशन को अगर अपना बेस बना लिया और उसके देख के अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई। और इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ भाई। एक टाइम आया था जब मैं बिल्कुल स्टेगन हो गया था कि भाई हाँ ठीक है, लेकिन 2003-4 में जब से मैं विजय भाई के संपर्क में आया हूँ, इन्होंने 2-4 ऐसी ट्रेनिंग्स में मेरे को भेज दिया, ऐसी जगह पर उन्होंने मेरे को बताया कि चलो आप यार ये करिए हो आगे। और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करने में मैं कभी भी पीछे नहीं रहता। जिसने भी मेरे को कहा ना, अभी जैसे आर गोपीनाथ जी की ट्रेनिंग है, आर गोपीनाथ की ट्रेनिंग अगर आप लोग देखोगे करोगे ना, तो ये लगेगा कि यार ये क्या छोटी छोटी बातें कर रहा है। शायद ये जिस तरह से विजय भाई डाउन टू अर्थ बात करता है ना, उससे भी नीचे के लेवल की वो बंदा बात करता है। और चार्जेज विजय भाई से कम 20 गुना करता है, कम से कम 20 गुना। और बातें इनसे भी नीचे के लेवल की। मतलब आपको ये लगेगा कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं फंस गया। लेकिन आप उनकी कंटिन्यूएशन एजुकेशन में रहोगे, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल बाद में आपको समझ में आएगा कि यार साला किस लेवल का बंदा है और क्या चीजें हैं। मैं मतलब किसी एक आदमी को मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आप अपने आप को एजुकेशन में कैसे अपडेट रख सकते हो। विजय भाई अब जनरली इनको लगता है कि एक ही एक चीज, यार ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, ये बुक छाप रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। आप इनके किसी भी एक कॉन्सेप्ट को लेके बैठ जाओ, मेरी गारंटी है अगर आपकी एमडीआरटी दूसरे साल भी उस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यूएशन में ले लो, आपकी डबल एमडीआरटी, और तीसरे साल में अगर आपकी सीओटी नहीं हो जाए तो आप मेरा नाम चेंज कर देना। सीधी सी कैलकुलेशन ये है कि आप और हम प्रैक्टिकली काम करते ही नहीं। आप फील्ड में कितना मूवमेंट करते हो और कितना आप सर्विसेज देते हो, बात। थैंक यू। चलो ठीक भाई। थैंक थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो आपका साथ है जो ठीक है चल रहा है। दिनेश सर ने आपका फॉर्म 16 पूछा है, 16 ये कितना आता है? अभी क्या बताए दिनेश सर, फॉर्म 16 कितना आता है? कोई भी एमडीआरटी एजेंट, सीओटी एजेंट इतने दाल साल काम रोटी करते मिल हुए फॉर्म जाती है 16 भाई, ये अब शेयर क्या नहीं कर करोगे, पूछ सकता है। के रहने दो, दाल रोटी मिल जाती है। मेरे पास मेरी वाइफ का और मेरा दो एजेंसी हैं, दोनों चेयरमैन क्लब मेंबर हैं, और 2005 से एमडीआरटी हैं। अब आप खुद कैलकुलेशन कर लो, मैं शायद बोलूंगा तो कितना फॉर्म 16 रह अच्छा नहीं सकता लगेगा थोड़ा सा। है? चलो, थैंक यू सर। कैसा लगा? थैंक यू। जबरदस्त मजा थैंक आया। ऑल ऑफ यू। यू। अच्छा लगा, क्योंकि इनके जो प्रेजेंटेशन है ये थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि मैंने क्लियर बताई है, बहुत अलग बात करते हैं। रिलेशंस बिल्डिंग कैसे करना है, बात कैसे करनी है, इससे एक आइडिया तो आ गया यार, बातें कैसी होनी चाहिए। थोड़ा स्लो मोशन है, रिलैक्सेशन है, एकदम शांत ट्रेनिंग है। मेरे जैसा आपको ये नहीं है, मैं कैसे करना तो करना ही है उस हिसाब से जैसे बात करता हूँ। लेकिन इनका थोड़ा अलग मूवमेंट है, इसके लिए मैंने स्पेशली इनको इनवाइट किया था। और वो भी कल इन्होंने बोला कि विजय कल कुछ है नहीं है, कल करते करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच सर। वेरी वेरी थैंक यू टू फॉर दिस फोरम सेशन, आपने टाइम दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। और ये एक थैंक यू चीज भाई। था, हम्म। कल आपने एक टारगेट मुझे बताया, हम्म। होगा?
बिल्कुल पक्का करूंगा। होना ही होना है। होना ही होना कोई है। दो राय नहीं। आज देखो, कल अपने बात हुई थी। आज तारीख हो गई 25। 25। हाँ। 26, 27, 28, 29, 30 और 31। 6 दिन है। इन 6 दिन के अंदर आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10 लाख रुपए का प्रीमियम हो जाएगा। सोचो, क्योंकि कल और सर ने आपने जो बताया हाँ, सर ने कल बताया कि विजय अच्छा हो गया तेरा फोन आया, बोला क्या कुछ क्या काम है मेरे से। बोले यार, टारगेट डिसाइड किया, वो करना है मुझे। बोला सच में करना है? बोले हाँ सच में करना है। बोला चलो कर लेते हैं, इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा आपको कि हो जाएगा। बिल्कुल 100% हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 101% आप ये मान के चलिए। मैंने तो उस टारगेट को 31 मार्च तक का लिया था, लेकिन मैंने अभी कल आपसे बात होने के बाद में और जिस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो 31 दिसंबर से पहले पहले पूरा हो जाएगा। थैंक यू सर। ये वादा है मेरा आपसे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। सो उन्होंने एक ने पूछा है ये एनआरआई पॉलिसीज के लिए। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ऑनलाइन पॉलिसी बेचता हूँ, लेकिन एनआरआई के अंदर क्या, मैंने जैसे एक बार मैं बॉम्बे से बैठ के जयपुर आ रहा था फ्लाइट के अंदर। मेरे बराबर में एक बंदा बैठा था। वो रहने वाला था अंबाला पंजाब का, रहता है बहरीन में। और वो मेरे साथ आया था बॉम्बे से जयपुर फ्लाइट में। कोई बिजनेस मीटिंग थी उसकी, तो मेरे बराबर सीट पे बैठा था। तो मैंने कॉफी, मेरी कॉफी पीने की इच्छा हो रही थी जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया उसके बाद में। तो जैसे मैंने कॉफी के लिए ऑर्डर किया तो उन्होंने थोड़ी तरफ मेरी तरफ यूं गर्दन करके उन्होंने देखा। तो मैंने कहा मैम एक और दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नो 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 नो। मैंने कहा सर ले लीजिए, कोई बात नहीं, चाहे दोनों साथ साथ पी लेंगे, इस बहाने अपन बात ही कर लेंगे। तो उन्होंने फिर पैसे देना चाहा कि पैसे में मैंने कहा नहीं सर, अगर आप पैसे देते हो तो फिर नहीं पियेंगे। आपको भी नहीं पिलानी मेरे को और मेरे को भी नहीं पिलानी। अब वो फिर जब 100 रुपए उसके लिए मैंने इन्वेस्ट किए कॉफी के, तो फिर पीते रहे, बातें चीतें चालू हुई। जब मैं जयपुर एयरपोर्ट पे उतरा और वो जयपुर एयरपोर्ट पे उतरे, उसके बाद में स्थिति ये थी कि हमने दोनों ने नंबर हमारे एक्सचेंज कर लिए थे। और विद इन 18 डेज 1 करोड़ रुपया प्रीमियम मैंने उनसे जीवन शांति में लिया था उनसे। केवल 1 घंटे की हमारी मुलाकात थी फ्लाइट में, और हमने कॉफी पिलाई थी मैंने उसको, और 1 करोड़ रुपया प्रीमियम उसने मेरे को जीवन शांति में सर, दिया था उस वक्त। सर फिर सारे एजेंट को मुंबई टू जयपुर, जयपुर टू मुंबई, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली ऐसा घूमना पड़ेगा फिर फ्लाइट में। फिर सोचना पड़ेगा कौन बाजू में बैठ रहा नहीं है कौन नहीं बाजू में बैठ रहा है, उसके हिसाब से पॉलिसी बिकेगी फिर तो। विजय भाई, हकीकत यह है कि अपन लोग मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी देखो क्या होता है कि मैं भी सभी भाइयों जैसा ही हूँ। मैं कोई अलग नहीं हूँ या कोई ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली अपन क्या है कि अपन इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। अपन क्या है, जैसे गाड़ी भी देखने जाएंगे ना, अरे यार मारुति 800 से काम चल रहा है ना, बड़ी क्यों लूं मैं। ओके। एग्जैक्टली जो सोच है ना, एक मतलब बंदे का अपन हर कमीशन, जगह पर। जिस हाँ हाँ, एक बंदे का कमीशन, एक प्री एमडीआरटी 156 एमडीआरटी एक साल में कंप्लीट किया, एक साल में 156 एमडीआरटी। उसने हाँ। जब बिल बताया कि उसका फ्लाइट का बिल हम्म। 2 करोड़ रुपए था। यस। कितना फ्लाइट का, रहने का बिल फ्लाइट का का नहीं बिल, है। आप ये देखिए, केवल फ्लाइट का किराया किराया 2 करोड़ रुपए था उसका। आप कैलकुलेशन वो देखिए, अब उसके बाद में उसके और खर्चे क्या होंगे। वो वहां पे होटल का खर्चा अलग से, इंडिया का खर्चा अलग यस से, बाकी यस घूमने का यस अलग यस। से, फिर प्रेजेंटेशन अलग से। उसका सभी टोटल चीजें। एक्सपेंसेस ही हैज इन्वेस्टेड 5 करोड़ रुपीस। जब यस। उसने वो एग्जैक्टली। प्रेजेंटेशन दिया 2016 में, मेरे सामने केस हुआ, ये मेरे सामने यस प्रेजेंटेशन, वो सामने ऐसा स्टेज पे प्रेजेंटेशन दिया। दैट टाइम आई एम यस मैनेजिंग यस। द वीआईपी मैनेजमेंट इन द दैट प्रोजेक्ट। तो उस बंदे का 156 एमडीआरटी, आई वाज कैलकुलेटिंग यार इसने कितना कमाया, तो दैट मैंने सोचा यार अप्रोक्सीमेटली उस बंदे ने, उसका इनकम 50 करोड़ से अबव था। यस। तो 5 करोड़ लगा के 50 करोड़ मिला। सो अरे थैंक यू सर। टाइम अप केवल हुआ टेन है। परसेंट ही तो लगाया उसने। हाँ। 10% ही तो लगाया। आप और हम कितना लगाते हैं, आप ये देखिए। चलो बस सर, वो चीजें थैंक यू हैं। सर। ओके थैंक ओके यू भाई, वेरी मच ऑल थैंक्स ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। अच्छा ओके हुआ ओके सेशन, भाई, ओके। बहुत चला। थैंक्स। बाय। एक बंदा है और सर का बहुत फैन है। अभी जस्ट मैंने सर का सेशन चला था, उनके साथ डिस्कस किया। वो उसका हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन जब बात करेगा ना आपके साथ,
बात करेगा ना तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिलना चाहोगे उनसे? बोनस सेशन के लिए उनको बुला रहा हूं मैं। लेकिन साल की 15 ही पॉलिसी बेचता है, 8 पॉलिसी, 10 पॉलिसी, 15 पॉलिसी एमडीआरटी करता है। मिलना चाहोगे? बात हिंदी में थोड़ा डिफरेंट है उसका, इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बात करेगा, साउथ से है। उसको गेस्ट सेशन के लिए मैंने इनविटेशन भेजा हुआ है। बात हुई है मेरी, सर का बहुत बड़ा फैन है, अशोक सर का बहुत बड़ा फैन है। और ये बातचीत होती है दोनों की भी। मिलना चाहोगे उनसे? महीने की सैलरी 1 लाख रुपए करते करते इनकम कर रहा है एमडीआरटी। महीने का सैलरी एलआईसी गवर्नमेंट जॉब पे 1 लाख रुपए की इनकम है, और वो करते करते एमडीआरटी कर रहा है। मिलेंगे? तो नेक्स्ट वीक में हम लोग उनका सेशन रखेंगे, तो मिस नहीं करना, मैं अनाउंस कर दूंगा। सो मैंने बातचीत की है, तो फाइनलाइज जैसे हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि वो आ रहे करके। ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग आपके जो भी ग्रुप मेंबर्स है उनके पास अवेलेबल रहेगा। सो फोरम की मेंबर्स के जो भी है, अचीवर्स क्लब से, आईटी सारथी सोल्यूशन, सारथी आईटी सोल्यूशन है, आईटेक कॉर्पोरेशन है, या वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, जिस भी ग्रुप में आप अवेलेबल है उस ग्रुप में इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अशोक सर फॉर गिविंग द टाइमिंग स्पेशल आज का दिन। उनका नाम सस्पेंस में है, अशोक चौहान जी, उनका नाम सस्पेंस में है। नाम बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा थोड़ा सुनने में, क्योंकि वो भी मेरे मेरे ही पार्टिसिपेट्स है। लेकिन जब मैं बुलाता हूं ना, जब मैं बुलाता हूँ मिलना है मुझे, और 1 महीना पहले मैं बताता हूँ कि मैं आई एम कमिंग इन योर एरिया, वो उस दिन 2 दिन के लिए मेरे पास मेरे साथ रहते हैं, जहां पे मैं उनके साथ मुलाकात करने जाता हूँ। तो मैं पहले बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ। हाँ सर ठीक है, टाइमिंग रख दी आपके लिए स्पेशली, 2 दिन का टाइमिंग उनका मेरे साथ रहता है। क्योंकि डिस्कशन होता है, बिजनेस मीट्स होती है, एक्टिविटीज होती है, बहुत सारा चीज करता हूँ उनके साथ जाके वहां पे, फिजिकली मीटिंग्स करता हूँ उनके साथ, प्रैक्टिकली। तो उनको मैं बुलाऊंगा नेक्स्ट वीक में एक गेस्ट सेशंस के लिए। ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई क्लोज द प्रोग्राम।